हमने पिछले सीजन में देखा विक्टोरिया वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी। वो सिंगर के साथ मिलकर कैंपेन चला रही थी। वो यहाँ यही बात कर रही है। सिंगर ने कुछ सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है और यहीं जनता में किमिको, फ्रेंची और एमएम अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। स्टारलाइट और ह्यूई हमेशा की तरह उनका साथ दे रहे हैं। एमएम को बुचर से कुछ पूछना है, बट वो कुछ देर के लिए गायब हो गया। पता चलता है उसे वॉमिटिंग हो रही है। लगता है उसकी हालत और ख़राब हो चुकी है। पिछले सीजन में उसने V24 लिया था, ये उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। फ्रेंची और किमिको उसे बुलाने आते हैं। किमिको उसे यूनिफॉर्म देती है, बट हमेशा की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में वो कपड़े बिना चेंज किए मिशन पर जाने लगता है। बैकडोर की सिक्योरिटी इनके साथ मिली हुई है। ये अंदर आते हैं। बुचर का काम नीचे रहकर नज़र रखना है, जबकि फ्रेंची और किमिको एलिवेटर से ऊपर जाएंगे। यहाँ होमलैंडर मौजूद है, उसके साथ रायन भी है, जिसे पिछले सीजन में बुचर ने अपने से दूर कर दिया था। जैसा कि हमें पता है, रायन भीड़ से घबराता है। होमलैंडर उसे समझा रहा है कि वो बस मामूली इंसान हैं, जिनसे ये अपना दिल बहला सकते हैं। ये बस इनके लिए खिलौने हैं। इसका मतलब ये है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये जब चाहें उन्हें तोड़ सकते हैं। विक्टोरिया की नज़र होमलैंडर पर जाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है। होमलैंडर उसके पास आता है। ये सब एमएम की टीम देख रही है। इन्हें पता नहीं था यहाँ होमलैंडर है। ये फौरन बुचर को आगाह करते हैं कि वो उससे दूर रहे। वो उससे भिड़े नहीं, वरना इनकी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। विक्टोरिया और होमलैंडर अपने बच्चों को आइसक्रीम खाने भेज देते हैं। विक्टोरिया जानना चाहती है होमलैंडर यहाँ क्या कर रहा है। उसका कहना है वो हमेशा आने वाली गवर्नमेंट का सपोर्ट करता आया है, सिर्फ इसीलिए यहाँ आया है। विक्टोरिया को उसका सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर मर्डर केस चल रहा है। वो कहता है केस बस दिखावा है और जो भी हुआ वो बस अपने को बचाने के लिए था। उस आदमी ने रायन पर हमला किया था। ये उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब एक आदमी ने उस पर प्लास्टिक बॉटल फेंकी थी और होमलैंडर ने सबके सामने उसका सिर उड़ा दिया। उसे लगता है ऐसा करने पर लोग खुश हो गए थे। विक्टोरिया का मानना है इससे उसके शेयर होल्डर्स नाखुश हैं। होमलैंडर चाहता है इन सब के बावजूद विक्टोरिया उसका सपोर्ट करे, बट वो मना कर देती है क्योंकि अब उस पर कोई दबाव नहीं और होमलैंडर अब उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वहीं बुचर रायन को देख लेता है। उसे रायन से बात करनी है। बुचर उसे समझा रहा है वो उसे यहाँ से निकाल सकता है। होमलैंडर सही आदमी नहीं है। इस पर रायन का कहना है होमलैंडर उसका डैड है। बुचर बोलता है वो उसे आंट ग्रेस के पास छोड़ सकता है, उसकी कार बाहर लगी है। वो रायन से भीख मांगता है कि उसकी मॉम होती तो वो यही चाहती, पर तभी होमलैंडर प्रकट हो जाता है। वो कहता है बच्चे को वो बहका रहा है। होमलैंडर को पता चल गया है बुचर के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। ये सुनकर रायन शॉक्ड है, बट होमलैंडर रायन को लेकर चला जाता है। उधर किमिको और फ्रेंची दो गार्ड्स के साथ विक्टोरिया के होटल रूम में घुस जाते हैं। यहाँ उसकी बेटी जोई आती है। वो गार्ड्स को देखकर उन्हें पहचान लेती है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक वो एक सूप बन जाती है और गार्ड्स को मार देती है। वो जैसे ही फ्रेंची पर हमला करने वाली थी, किमिको बीच में आ जाती है। ये अपने को बचाने के लिए 8th फ्लोर से कूद जाते हैं। ये सब एमएम और स्टारलाइट कैमरे पर देख रहे थे। स्टारलाइट फौरन आकर फ्रेंची को पकड़ लेती है ताकि उसे चोट न लगे, जबकि किमिको एक सूप है, वो दोबारा जिंदा हो जाती है। ये शोर शराबा विक्टोरिया ने सुन लिया है। वो बाहर वैन के पास आती है। अंदर ह्यूई है। विक्टोरिया को लगता है इन्हें अपना काम भी ढंग से करना नहीं आता। उसकी बेटी ने उन्हें देख लिया। ह्यूई को यकीन नहीं आ रहा विक्टोरिया ने अपनी ही बेटी को सूप बना दिया। वो बोलता है ये तो फ्रेंड्स थे, इन्होंने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा था। उसे लगता है अगर ह्यूई ने उसकी पोल खोली तो उसके दोस्तों की भी असलियत सबके सामने आ जाएगी। बातों ही बातों में ह्यूई विक्टोरिया पर एसिड फेंकता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो ह्यूई पर अटैक नहीं करती, बस इतना कहती है कि उसे ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। इतने में पीछे से बुचर आकर उस पर गोली चला देता है।
वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। वो इन्हें वैसे ही छोड़कर अंदर आ जाती है। इसके बाद एमएम और बुचर ग्रेस मैलोरी से मिलने आते हैं, बट ग्रेस सिर्फ एमएम को अंदर बुलाती है। उसे लगता है बुचर सबके लिए परेशानी खड़ी करता है। हम देखते हैं रूम में ग्रेस के साथ रॉबर्ट सिंगर भी है। उसी ने द बॉयज को विक्टोरिया के पीछे लगाया था ताकि ये उसका काम तमाम कर सकें, पर जोई ने इन्हें देख लिया। उसकी वजह से इनके 2 ऑफिसर भी मारे गए। रॉबर्ट सिंगर को लग रहा है प्रेसिडेंट बनने की लालच में विक्टोरिया उसे भी मरवा देगी, इसलिए उसका मरना सबके लिए ज़रूरी है। वहीं बुचर की मुलाकात अपने पुराने साथी जोई कैसलर से होती है। ये अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। बुचर होमलैंडर को लेकर अपनी भड़ास निकालता है। जोई को लगता है वो चाहता तो सोल्जर बॉय के साथ मिलकर होमलैंडर को ख़त्म कर सकता था, बट उसने उसे छोड़ दिया सिर्फ रायन की वजह से। जोई चाहता है बुचर उसके साथ मिलकर काम करे, इससे पहले कि सभी सूप्स इन्हें मार डालें। दूसरी तरफ एमएम से मिलने उसकी एक्स वाइफ मोनिक पहुंची हुई है। वो यहाँ रिक्वेस्ट लेकर आई है। वो चाहती है एमएम जेनिन के लिए टॉड को ढूंढे। वो होमलैंडर के फैंस क्लब में शामिल हो गया है। मोनिक ने उसे घर से निकाल दिया था, जिस वजह से जेनिन बहुत परेशान है और हमेशा गुस्से में रहती है। उधर होमलैंडर को भयानक सपने आ रहे हैं। वो घबरा कर उठ जाता है। वो अपने ऑफिस आ गया है, बट उसका ध्यान कहीं और ही है। एशली बताती है इन्हें वार्ड के द 7 कैंडिडेट्स ढूंढना है। कमेटी ने 25 को सेलेक्ट किया है। डीप, ए ट्रेन, एशले सभी अपनी राय दे रहे हैं, बट जैसे ही होमलैंडर एक को चूज करता है, ये उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। होमलैंडर को ये बात पसंद नहीं आती कि ये उसकी हर बात से एग्री करते हैं। इनमें उसकी फालतू बातों को भी काटने का जिगरा नहीं है। वो कमरे से बाहर आता है। उसे लग रहा है अब इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। कहीं और बुचर न्यूज़ देख रहा है। मीडिया में सिर्फ सूप्स की ही न्यूज़ है। वो टीवी बंद कर देता है। ह्यूई ने स्टारलाइट के लिए एक डिवाइस बनाई है। वो उड़ सकती है, बट बुचर का मानना है इससे पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाएगी। वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर ले लेगी। ह्यूई के पास उसके डैड का फ़ोन आता है। वो उसे रिजेक्ट कर देता है। फ्रेंची अपना अलग ही एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। वो एक एसिड बना रहा है जिससे विक्टोरिया को ख़त्म कर सके, बट वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा। द बॉयज़ को लगता है बुचर की वजह से इनका प्लान बर्बाद हो गया। फिर भी ह्यूई उसका साथ नहीं छोड़ेगा, जबकि सभी उससे नफरत करते हैं। हम देखते हैं बुचर ने विक्टोरिया को मिलने के लिए बुलाया है। वो चाहता है विक्टोरिया रायन को होमलैंडर से दूर करने में उसकी हेल्प करे। वो बताता है होमलैंडर उसे वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना रहा है ताकि 4 सालों तक उसे अपने इशारों पर नचा सके। विक्टोरिया का कहना है वो होमलैंडर को संभाल लेगी। इस पर बुचर का कहना है वो होमलैंडर को मारने के लिए जो वायरस तैयार कर रही है वो काम नहीं करेगा। यानी बुचर को सब पता है। वो बेटे को पाने की चक्कर में सब बता देता है कि CIA और द बॉयज उसे मारने की फिराक में हैं। सिर्फ बुचर ही उसकी हेल्प कर सकता है। बुचर को विक्टोरिया को यकीन दिलाना होगा कि वो उसके साथ है। विक्टोरिया बोलती है वो ह्यूई से उसकी रेड रिवर की फाइल ला कर देगा। इन्हें यकीन है ह्यूई तब भी चुप नहीं बैठेगा। वो मीडिया के पास तब भी जाएगा। बट विक्टोरिया के पास प्लान है। वो बोल देगी उसने ह्यूई को काम से निकाला था, इसलिए वो अफवाह फैला रहा है। वो बोलती है अगर बुचर को उसकी शर्त मंजूर है तो वो उसे कॉल कर लेगा। उधर ह्यूई को पता चलता है उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। वो फौरन हॉस्पिटल भागता है। उनकी हालत सीरियस है। वहीं स्टारलाइट ने जब से वॉर्ड छोड़ा है, मीडिया उसके प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही और इन्हें डोनेशन भी मिलनी बंद हो गई है। ये अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। असल में 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक वो जो होमलैंडर के सपोर्टर हैं और दूसरे स्टारलाइट के सपोर्टर्स। होमलैंडर का केस कोर्ट में चल रहा है। उसने दिन दहाड़े एक आदमी का सिर उड़ा दिया था। स्टारलाइट को यकीन है वो सजा से बरी हो जाएगा क्योंकि सब उसकी मुट्ठी में हैं। तभी यहाँ फ्रेंची आता है। वो कॉलिन को देखता है। ये पुराने दोस्त हैं। फ्रेंची इतने दिन बाद उसे देखकर हैरान है। दूसरी तरफ होमलैंडर अपनी बढ़ती उम्र से परेशान है।
वो 7 के लिए एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है जिसे ए ट्रेन ने मना किया था। सिस्टर सेज, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और कभी भी कुछ भी बोल देती है। होमलैंडर उससे मिलने आता है। वो सेज को बोलता है साबित करे कि वो सबसे स्मार्ट है। वो होमलैंडर को उसकी सारी परेशानियां बता देती है, एजिंग वाली भी। होमलैंडर को लगता है उसमें भले ही कुछ हो ना हो, बट हिम्मत बहुत है। उसे सेज से सलाह चाहिए। वो समझाती है अगर ये लोगों को रास्ते से हटा देंगे तो इनके लिए काम कौन करेगा। लोग खुद ही डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। होमलैंडर को उन्हें बस उकसाना है। फिर उन्हें दिलासा देने पहुंच जाओ और बन जाओ मसीहा। होमलैंडर का कहना है वो 7 ज्वाइन कर ले, वो उसकी सभी बातें मानेगा। ये मिलकर सेज के आइडिया को दुनिया पर अप्लाई करेंगे। सेज अंदर ही अंदर बहुत खुश है। उधर बुचर ह्यूई के घर है। ह्यूई बताता है वो अपने डैड के यहाँ शिफ्ट हो रहा है। मौका देखकर बुचर ने उसकी चाबी चुरा ली है। कहीं और एमएम अपनी वाइफ के कहने पर टॉड को ढूंढ रहा है। वो देखता है टॉड और उसके दोस्त सेज के साथ हैं। वो उन्हें अंदर ले गई है। हम देखते हैं अंदर सूप्स हैं। होमलैंडर के कहने पर वो उन्हें मार देते हैं और जहां प्रोटेस्ट चल रहा था उनके बीच घुसकर सेज गलतफहमी पैदा करती है और यहाँ मुठभेड़ शुरू हो जाती है। ए ट्रेन टॉड और बाकियों की लाश लाकर यहाँ छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि स्टारलाइट के फैंस या कहें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने इन्हें मार डाला। यहाँ एमएम आता है। वो सारी चाल समझ गया है क्योंकि उसने टॉड को सेज के साथ कुछ देर पहले ही देखा था और वो फौरन यहाँ कैसे आ सकता है। उसने वहां होमलैंडर को भी देखा था। सेज और होमलैंडर का प्लान काम कर गया। मीडिया में न्यूज़ है स्टारलाइट के फैंस भड़के हुए थे और उन्होंने देशभक्तों की जान ले ली। घर पर रायन बहुत परेशान है, शायद जब से उसे बुचर के बारे में पता चला है। वो होमलैंडर से कहता है वो नहीं चाहता बुचर मरे क्योंकि उसकी मॉम उससे प्यार करती थी, जबकि होमलैंडर रायन को बस बुचर के खिलाफ भड़का रहा है। होमलैंडर रायन से उसकी राय जानना चाहता है कि वो बुचर के बारे में क्या सोचता है। इस पर रायन खामोश है। होमलैंडर समझ चुका है। रायन को उससे लगाव है, उसे गुस्सा आ रहा है। उधर फ्रेंची कॉलिन के साथ है जबकि ह्यूई हॉस्पिटल में अपने डैड के साथ है। यहाँ उसकी मॉम आती हैं। उन्हें देखकर ह्यूई शॉक्ड है। बुचर भी अपने ख्यालों में है। उसे रेबेक्का नजर आती है। वो उसे समझा रही है कि वो ह्यूई को फिर से चीट ना करे। वो कहता है उसने रायन को हमेशा बचाने की कोशिश की है, इसलिए आज वो इस हाल में है। रेबेक्का उसे याद दिलाती है उसने वादा किया था वो रायन को होमलैंडर जैसा नहीं बनने देगा। वो चाहती है बुचर अपने दोस्तों को धोखा देने की बजाय कोई और रास्ता निकाले, पहले वाला इंसान बन जाए। बट वो बुचर तो कब का मर चुका है। तभी रेबेक्का गायब हो जाती है। बुचर विक्टोरिया को मैसेज करता है उसने फाइल्स हासिल कर ली हैं। ए ट्रेन अपने कोच से बात कर रहा है कि वो बहुत आगे निकल चुका है। कोच को लगता है उसे अपना फ्यूचर संवारना चाहिए। पता चलता है मूवी की शूटिंग हो रही है और डायरेक्टर ए ट्रेन के काम से खुश नहीं है। सीन में कई रेसिस्ट भेदभाव दिखाए गए हैं। ए ट्रेन ऑब्वियसली इन मुद्दों को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि उसे वॉर्ड जो कहेगा वही करना पड़ेगा। ए ट्रेन को थोड़ा ब्रेक चाहिए। यहाँ नॉयर आता है। असली नॉयर पिछले सीजन में मर गया था। यहाँ किसी और को नॉयर बनाया गया है ताकि किसी को पता ना चले कि होमलैंडर ने उसे मार डाला। नॉयर को लग रहा है उसने पहली बार किसी का मर्डर किया था। ये टॉड की बात कर रहे हैं। उसे लग रहा है ये ऐसे ही होमलैंडर के कहने पर लोगों का मर्डर करते रहेंगे। एक्चुअली उसे अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि नॉयर को किन चीज़ों से परेशानी होती थी। ए ट्रेन सजेस्ट करता है बेहतर है वो खामोश रहे क्योंकि नॉयर बात नहीं करता था। वहीं कियारा हॉस्पिटल में है। स्टारलाइट उसके साथ है। टीवी पर अपने बारे में अफवाहें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा है। मीडिया बेनी और लैन को होमलैंडर सपोर्टर्स के मर्डर के लिए बदनाम कर रहा है, जबकि ये झूठ है
क्योंकि इन दोनों आदमियों का मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शो ये दिखाता है कि जब न्यूज़ ब्लैकमैन को क्रिमिनल बना के दिखाती है तो लोग रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही रेसिस्ट थॉट भरे हैं। उधर ह्यूई भी अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में है। वो अपनी मॉम डेफनी से मिलकर खुश नहीं है, क्योंकि वो वार्ड के लिए काम करती हैं। असल में वो एक होम्योपैथी एक्सपर्ट हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब डेफनी बताती हैं कि उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, ना कि ह्यूई के पास। इसका मतलब डेफनी डिसाइड करेगी कि ह्यूई के लिए क्या बेस्ट है। ये सुनकर ह्यूई बहुत गुस्सा है, क्योंकि ह्यूई अपने फादर के साथ था। डेफनी इन दोनों को बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी और अब वो अचानक आ गई हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची कॉलिन को इग्नोर करना चाहता है। इसके लिए वो बहाने बना रहा है, हालांकि कॉलिन इंजर्ड है और उसे हेल्प की ज़रूरत है। जबकि किमिको स्पीच थेरेपी ले रही है, जो अच्छी नहीं चल रही। असल में थेरेपिस्ट चाहती है वो अपने पास्ट का सामना करे, जो उसके साथ शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी में हुआ। उधर बुचर ने अपनी बीमारी के बारे में टीम को बता दिया है। एमएम गुस्से में उसे टीम से बाहर निकाल देता है। वॉर टावर में एवन और सेथ रायन और होमलैंडर को रायन का सुपर हीरो मेकओवर पिच करते हैं, लेकिन रायन इम्प्रेस्ड नहीं होता। सेज कहती है कि उन्हें रायन को ऐसे लॉन्च करना चाहिए जैसे वो जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग हो, क्योंकि अगर लोग उसे वॉर्ड का एक प्रोडक्ट समझेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होमलैंडर नहीं चाहता कि रायन की इमेज उससे अलग हो, पर सेज उसे कन्विंस कर लेती है कि अगर रायन खुद लोगों की हेल्प करेगा तो ये रायन और होमलैंडर दोनों के लिए अच्छा होगा। एशली को लगता है सेज उसकी पोजीशन खतरे में डाल रही है, तो वो उसे डराने की कोशिश करती है, पर ये उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि सेज दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान है। डीप इन दोनों के बीच में आता है और रायन के साथ टैग करने का आइडिया पिच करता है, ताकि उसकी इमेज जो खराब हो गई है सुधर सके। एशले उसे मना कर देती है, पर सेज डीप के आइडिया को अप्रूव कर देती है और इवन उसे एशली के खिलाफ भड़काती है, ये कहकर कि एशली को उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, वो जेनेटिकली उससे सुपीरियर है। वहीं एमएम टॉड की मौत का सच द बॉयज के सामने रखता है और कहता है कि सेज हैरिसबर्ग जा रही है एक इवेंट अटेंड करने, इसलिए इन्हें भी वहां जाना पड़ेगा। ह्यूई और स्टारलाइट पीछे रहने का फैसला करते हैं, जबकि एमएम, किमिको और फ्रेंची निकल पड़ते हैं। उधर रायन को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है कि वो पब्लिक में क्राइम कैसे स्टॉप करेगा। उसके साथ डीप और ब्लैक नॉयर भी होंगे। रायन इस मिशन को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा। यहाँ एशली भी है। डीप उसे वॉर्न करता है उसकी रिस्पेक्ट किया करे। जैसा कि हमें पता है, होमलैंडर को कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। वो लैम्बर्ट और रीड की बातें सुन लेता है। वो रायन की तारीफ करते हुए बोलते हैं ओल्डर एक्टर्स के साथ काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि उनके रिंकल्स हटाना पड़ता है। ये सुनकर होमलैंडर के इश्यूज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है वो बूढ़ा हो रहा है। एमएम, किमिको और फ्रेंची उस जगह पहुंचते हैं जहां वो सेज के प्लान्स का पता लगाने वाले थे, पर यहाँ बुचर भी है। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। बुचर, एमएम, फ्रेंची और किमिको एक इवेंट ट्रुथकॉन में एंटर करते हैं। यहाँ एक पोस्टर लगा है जिसमें एक बच्ची को एक केज में दिखाया गया है। उसे देखकर किमिको को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और शराब पीने लगती है। यहाँ फायर क्रैकर को स्टेज पर बुलाने की तैयारी हो रही है। फायर क्रैकर हॉलीवुड के खिलाफ अपनी भड़ास निकालती है। उधर ह्यूई और एनी ए ट्रेन को स्टॉक कर रहे हैं। वो अपने भतीजों के साथ है और उन्हें अपने किस्से सुना रहा है। तभी यहाँ नेथन आता है, जो गुस्से में है, क्योंकि ए ट्रेन ने आज तक कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की जानें ली, और अब वो अपने भतीजों को झूठ बोल रहा है कि उसने लोगों की जान बचाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नेथन ए ट्रेन को एम्बैरेस करता है और अपने बेटों को लेकर चला जाता है। ए ट्रेन भी वहां से भाग जाता है। ह्यूई और एनी ये सब दूर से देख रहे थे। इवेंट में सेज फायर क्रैकर को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो उसे होमलैंडर की तरफ से 7 में शामिल करना चाहती है, जबकि बुचर चाहता है वो सेज को पकड़ ले
और उससे उसके प्लान के बारे में सब कुछ उगलवा ले। लेकिन एमएम को लगता है ये मिशन सिर्फ इन्हीं तक ही रहे। इस वजह से दोनों के बीच फाइट हो जाती है। किमको पोस्टर देखकर फिर से ट्रिगर हो रही है और एक सीन क्रिएट कर देती है। एन मौके पर फ्रेंची आकर उसे बचा लेता है। ह्यूई और एनी हेडक्वार्टर्स लौट आए हैं। वो देखते हैं ए ट्रेन इनका इंतजार कर रहा है। इस बार वो इन्हें मारने की नीयत से नहीं आया, असल में वो इन्हें एक फुटेज देने आया है। ये फुटेज प्रूफ करती है कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स राइड्स के दौरान वहां मौजूद नहीं थे। ह्यूई सोचता है ए ट्रेन ये सब क्यों कर रहा है। ए ट्रेन का कहना है उन्होंने उसे उसकी फैमिली के सामने शर्मिंदा नहीं किया, पर असल में ए ट्रेन अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। कहीं और रायन का पहला रेस्क्यू मिशन खराब हो जाता है जब होमलैंडर की एंट्री होती है। रायन नर्वस हो जाता है और एक स्टंट परफॉर्मर को गलती से मार देता है। उधर किमिको, एमएम और फ्रेंची डीप ब्लू सी रूम में एंटर करते हैं। इन्हें मैसेज से पता चला था यहाँ कुछ होने वाला है, पर ये सेज की प्लानिंग थी। सेज, फायरक्रैकर, स्प्लिंटर और स्प्लिंटर के क्लोन्स इन्हें घेर लेते हैं। सेज फायरक्रैकर को कहती है कि इन तीनों को मारना उसका ऑडिशन है, और फिर वो कमरे से निकल जाती है। फायरक्रैकर और स्प्लिंटर इन पर अटैक करते हैं। ये लड़ते लड़ते मिसेस मैसिल की थीम पार्टी में पहुंच जाते हैं। किमिको, एमएम और फ्रेंची क्लोन्स को मार देते हैं, बट स्प्लिंटर और क्लोन्स बनाता रहता है। यहाँ बुचर आता है। वो स्प्लिंटर प्राइम को मार देता है, जिससे उसके सभी क्लोन्स मारे जाते हैं। फायरक्रैकर भाग जाती है और एमएम बुचर के डिसीजन की तारीफ करता है। वॉर टावर में रायन बहुत रो रहा है। उसने किसी की जान ले ली। होमलैंडर उसे समझा रहा है कि लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस खिलौने हैं। उधर ए ट्रेन की वजह से स्टारलाइट सपोर्टर्स को रिहा कर दिया गया है। फ्रेंची, जो फिर से ड्रग्स ले रहा है, चेरी से कॉलिन के साथ अपने अफेयर के बारे में बात करता है। पता चलता है फ्रेंची ने कॉलिन की फैमिली को मार डाला था। कॉलिन्स इस बारे में नहीं जानता और इसी वजह से फ्रेंची बहुत बुरा महसूस कर रहा है। वहीं ह्यूई अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसके डैड को छोड़ दिया था। ह्यूई उनसे कहता है कि अगर वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी चेंज नहीं करती तो वो उन्हें कोर्ट ले जाएगा। किमिको ने भी एक फैसला लिया है। वो थेरेपी सेशन लेने की बजाय शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स का पीछा करेगी, जो न्यूयॉर्क में है। बुचर और एमएम के बीच एक कॉन्वर्जेशन होती है कि क्या बुचर अब भी टीम के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। बुचर अपने लाइफ डिसीजन पर अफसोस जाहिर करता है और कहता है कि उसके पास उन्हें ठीक करने का वक्त नहीं है। वो आगे बोलता है वो मरने से पहले रायन को बचाना चाहता है। इस पर एमएम का कहना है इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। बुचर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जबकि हमें ऐसा लग रहा था इवेंट में बुचर ने जो किया उससे एमएम इम्प्रेस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर होमलैंडर, फायरक्रैकर और सिस्टर सेज रायन को पब्लिक के सामने 7 के नए मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि केस्लर और बुचर एक प्लान बनाते हैं कि ये रायन को बहाने से बुलाकर ड्रग देंगे और फिर उसे एक सेफ हाउस में रखेंगे जो सूप्स के लिए बनाई गई है। बुचर चाहता है कि रायन उसके साथ रहे ताकि वो उसे अच्छा इंसान बना सके, पर केस्लर चाहता है कि रायन को ट्रेन किया जाए होमलैंडर को मारने के लिए। फिलहाल केस्लर ही बुचर का पार्टनर है, इसलिए बुचर के पास उसे मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फायरक्रैकर इंटरव्यूज देने और अपने नॉनसेंस फैलाने में बिजी है। नॉय, डीप और ए ट्रेन फोटोज के लिए पोज देते हैं। सेज और होमलैंडर के बीच एक सीरियस कॉन्वर्जेशन होती है ट्रस्ट बिल्ड करने के बारे में, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के साथ काम कर सकें। एक डिप्रेस्ड रायन को देखकर होमलैंडर परेशान है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा ऐसे बच्चे को लोगों को मारना पसंद क्यों नहीं है। एनी ह्यूई को एक लॉयर के पास ले जाती है, जो बेसिकली बताता है कि डेफनी को जो पावर उसके डैड ने दी है उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अगर ह्यूई अपने डैड के लिए डिसीजन लेना चाहता है तो उसे अपनी माँ के साथ बना कर रखनी पड़ेगी। फ्रेंची स्टारलाइट हेडक्वार्टर्स में एंटर करता है और कॉलिन के साथ प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करता है, शायद इस बात पर कि उसने कॉलिन के पूरे परिवार को मार डाला था।
लेकिन तभी फायर क्रैकर के प्रोपेगेंडा को सच मानकर एक आदमी प्रीमिसेस में एंटर करता है। उसे बेसमेंट देखना है जहां स्टारलाइट ने बच्चों को छुपा कर रखा है, बट यहाँ कोई बेसमेंट नहीं है। वो गुस्से में एक एम्प्लॉय को मारने की कोशिश करता है। फ्रेंची उसे बचा लेता है और उस पागल आदमी को बेहोश कर देता है। उधर सिंगर और विक्टोरिया बात कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज और आर्म फोर्सेस में सूप्स की इन्वॉल्वमेंट को बैन कर दिया जाए। विक्टोरिया सिंगर की बात मान लेती है, लेकिन उसे पता है ऐसा करने से होमलैंडर के साथ उसका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। एमएम ह्यूई और स्टारलाइट को बताता है कि वो ए ट्रेन को कन्विंस करना चाहता है इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ए ट्रेन ने पहल की है। वहीं रायन एक वीडियो गेम खेल रहा है। बुचर भी उस गेम में है। वो उसके जरिए रायन से बात कर रहा है और उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। रायन पहले तो थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन बुचर अपनी हेल्थ का जिक्र करके उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है। रायन उसकी बात मान गया है। वॉर्ड में होमलैंडर ने एशली को डिमोट कर दिया है। अब उसका काम सेज संभालेगी। एशली सिर्फ वॉर्ड का चेहरा रहेगी। सेज पॉइंट आउट करती है कि डीप की लापरवाही की वजह से किसी ने फुटेज चुरा ली थी जो स्टारलाइट को फ्री करने के लिए यूज हुई, और इसलिए डीप अब क्राइम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का हेड नहीं रहेगा। हम देखते हैं रायन बुचर के घर आ गया है। बुचर फौरन उसे ड्रग वाली कुकीज ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि रायन को भूख नहीं लगी वो कुकीज नहीं खाता। इसका मतलब बुचर को रायन से बात करनी पड़ेगी। उधर ए ट्रेन स्टेडियम में आता है जहां वो प्रैक्टिस करता था। पता चलता है एमएम ने नेथन का फोन हैक किया था और ए ट्रेन को बहाने से बुलाया है। यहाँ एमएम ए ट्रेन को वॉर्ड के बुरे कामों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। ए ट्रेन एमएम की हेल्प करने से मना कर देता है। उसे होमलैंडर का डर है। जैसा कि हमें पता है, किमिको शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी को ख़त्म करना चाहती है। वो और फ्रेंची उनके अड्डे पर पहुंचते हैं। किमिको जब टेररिस्ट से निपट रही होती है तब फ्रेंची को ड्रग्स की वजह से हैलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्हें उसने मार डाला। इसी दौरान किमिको एक लड़की से टकराती है। उसे वो जानती है। वो भाग जाती है। फ्रेंची पूछता है वो कौन थी, लेकिन किमिको जवाब नहीं देती क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि फ्रेंची ने फाइट के दौरान उसकी हेल्प नहीं की। दूसरी तरफ बुचर और रायन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। रायन बताता है होमलैंडर उसे लोगों को मारना सिखा रहा है, लेकिन पैनिक होने की बजाय बुचर को लगता है रायन होमलैंडर जितना इविल नहीं बनेगा, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का फर्क पता है। इसलिए वो कुकीज डस्टबिन में डाल देता है। वॉर्ड टावर में क्राइम एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की एनिका को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इन्हें पता चला है उसका स्टारलाइट से कनेक्शन है। इन्हें शक है उसने ही फुटेज चुराई थी। सेज उससे प्रॉमिस करती है अगर उसने सच बता दिया तो उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही एनिका बोलती है स्टारलाइट ने उससे कुछ ट्रैक करने को कहा था, होमलैंडर उसे मार डालता है। बाद में एशली जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर बैठी थी उसे फाड़ देती है, ये सोचकर कि वो भी मारी जा सकती है क्योंकि उसे सूप्स और वॉट के बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं स्टारलाइट फायर क्रैकर से मिलने पहुंच गई है। उसे जानना है फायर क्रैकर उससे इतनी नफरत क्यों करती है। फायर क्रैकर खुलासा करती है ये दोनों सेम ब्यूटी कंपटीशन में थे और एनी ने फायर क्रैकर के कैरेक्टर को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई थीं। एनी को सब कुछ याद आ जाता है वो कितनी रूड थी। वो फायर क्रैकर से उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन अब जब फायर क्रैकर एनी से ज़्यादा पावरफुल है वो चाहती है कि वो एनी को उतना ही जलील करेगी जितना फायर क्रैकर को उसने किया था। एमएम और ह्यूई अपने प्लान को फॉलो करते हुए आइस स्केटिंग रिंग पहुंचते हैं। यहाँ विक्टोरिया का होमलैंडर और सेज से मिलने का प्लान है। ह्यूई ऑलमोस्ट मिशन कैंसिल कर देता है जब उसे पता चलता है कि एमएम ए ट्रेन के साथ काम कर रहा है, लेकिन एमएम उसे बताता है कि उसे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए क्योंकि अभी वो उसका बॉस है। इसलिए ह्यूई एसी वेंट में चला जाता है और सेज को प्रेसिडेंट को मारने और मार्शल लॉ लागू करने का प्लान पिच करते सुनता है।
सेज और होमलैंडर चाहते हैं कि विक्टोरिया अपने सूप होने का खुलासा करे ताकि अमेरिका के ओवल ऑफिस में सूप प्रेसिडेंट बैठ सके। विक्टोरिया ये नहीं करना चाहती, लेकिन होमलैंडर बयानबाजी शुरू कर देता है ताकि विक्टोरिया उसकी बात मान ले। ह्यूई जो वेंट से इनकी बातें सुन रहा था, उसके पसीने की बूंद होमलैंडर पर गिरती है और इनकी कॉन्वर्सेशन बीच में ही रह जाती है। होमलैंडर को पता है ये ह्यूई है, उसने पसीने से पहचान लिया था। होमलैंडर अपनी लेजर चलाना शुरू कर देता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, बट ह्यूई को कुछ नहीं होता। एन मौके पर ए ट्रेन आकर उसे बचा लेता है और उसे कहीं और शिफ्ट कर देता है। एमएम भी वहां से जिंदा निकल गया है। उधर फ्रेंची, किमिको और एनी एक साथ अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं। किमिको फ्रेंची से उसके ड्रग के बारे में बात करती है, बट वो ये बोलकर टाल देता है कि उसकी फिक्र न करे। ह्यूई हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ से अच्छे से बात करने का फैसला करता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। वो बताती हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थीं। एक रात उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुई और उन्हें एहसास हुआ वो ह्यूई और उसके डैड की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, तो वो घर छोड़कर चली गईं। ह्यूई को समझ आ गया है वो अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं जानता और उन्हें समझने की बजाय वो सिर्फ उनको ब्लेम कर रहा था। ऐसा लग रहा है इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं कैसलर और बुचर के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है कि बुचर ने रायन को वापस होमलैंडर के पास जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मानना है रायन एक अच्छा बच्चा है। कैसलर कहता है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि रायन को एक एंटी सूप हथियार कैसे बनाया जाए या उसे कैसे मारा जाए, क्योंकि दुनिया को दो होमलैंडर्स की जरूरत नहीं। वॉर टावर में सेज और डी बात कर रहे हैं, लेकिन टेबल पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जिस पर खून लगा है। ये क्या है पता नहीं। उधर होमलैंडर को पता चल चुका है रायन बुचर से मिलने गया था। वो अपना आपा खो बैठता है। डर से रायन अपने कमरे में भाग जाता है। तभी होमलैंडर के ऑल्टर ईगोज दिखाई देते हैं और उसे अपने ओरिजिन पर वापस जाने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने इन इश्यूज को फिक्स कर सके कि वो थोड़ा सा प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाता। होमलैंडर को समझ आता है कि उसमें अब भी थोड़ी इंसानियत बची है और उसे वो ख़त्म करना होगा ताकि वो सच में बेरहम बन सके। होमलैंडर एक अंडरग्राउंड वॉट लैब में पहुंचता है जहां उस पर बचपन में कई टेस्ट किए गए थे। मतलब उसे उन्होंने टॉर्चर किया था ताकि साइंटिस्ट उसकी पावर्स के बारे में जान सकें। जब वो अंदर आता है सब लोग टेंस हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है वो बहुत पावरफुल सूप है। होमलैंडर इनके लिए आइसक्रीम केक लाया है। एक पुराना साइंटिस्ट मार्टी होमलैंडर को उसके असली नाम से बुलाता है। होमलैंडर का नाम जॉन था। अपना नाम सुनकर होमलैंडर को गुस्सा आ जाता है। असल में होमलैंडर जब भी अकेला होता है तो अपना नाम बुलाता है, बट किसी और के मुंह से उसे अच्छा नहीं लग रहा। सभी लोग घबराए हुए हैं। होमलैंडर इस सिचुएशन को और भी अनकंफर्टेबल कर देता है जब वो उन्हें केक खाने के लिए बोलता है। फिर वो मार्टी से बारबरा के बारे में पूछता है। उधर बुचर पर V24 के साइड इफ़ेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक कीड़ा चल रहा है। बुचर गिरता है और टैप से टकरा जाता है। उसे रेबेक्का नजर आ रही है। वो उसे उठने के लिए इंकरेज कर रही है। बुचर हिम्मत करके उठता है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ह्यूई को बताती है उसके डैड अब लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनका खाना रोक दिया गया है। डेफनी को लगता है ऐसा करना ही उसके डैड के लिए सही होगा, लेकिन ह्यूई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसके डैड अब नहीं आएंगे। वो कुछ सोचता है फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ए ट्रेन और विल की द ब्लाइंड साइड जैसी फिल्म की झलक मिलती है। टेक नाइट के शो पर हादसे की न्यूज़ आ रही है और कैमरन कोलमैन जो रॉबर्ट सिंगर के एंटी सूप बिल के खिलाफ है इस पर न्यूज़ दे रहा है। तभी एनी सिंगर से मिलने आती है और उसके साथ बिल के बारे में बात करती है। उसका मानना है सिंगर का लेजिस्लेटिव बिल बहुत अच्छा है और अगर पास हो गया तो वोट की धज्जियां उड़ जाएंगी। एनी कहती है सिंगर की मार्केटिंग बहुत बेकार है, इसलिए उसे डाउट है कि इनका बिल गवर्नमेंट पास कर देगी।
एनी को हेल्प करनी है। इसके लिए वो रैली निकालेगी ताकि सिंगर का एंटी सूप बिल पास हो जाए। वो स्टारलाइट बनकर अपना काम करेगी। जैसे कि हमें पता है, एनी दोबारा स्टारलाइट नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन लगता है उसे समझ आ गया है स्टारलाइट की पर्सनालिटी लोगों पर असर डालती है। इसलिए वो अपनी सुपर हीरो ऑल्ट ईगो को अपनाकर वॉर्ड को गिराने के लिए तैयार है। कहीं और फ्रेंची कॉलिन के साथ है। कॉलिन उससे अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा है और बताता है उसकी मॉम एक लॉयर थी और खतरनाक केस पर काम कर रही थी। उन्होंने एक दिन लिटिल नीना से मिलने का फैसला किया, पर उसकी मॉम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। हमें पता है इस काम को अंजाम दिया था फ्रेंची ने। कॉलिन आगे बताता है वो बिस्तर के नीचे छुपा था और उसने किलर के पैर पर निशान देखा था। फ्रेंची सब कुछ जानते हुए अनजान बनता है और अपने पैरों को चादर से ढक लेता है। उधर एनी स्टारलाइट हाउस वापस आ गई है। वो कियारा और कॉलिन के साथ उनका अगला मार्केटिंग प्रोग्राम प्लान कर रही है। लेकिन इनकी खुशी मिट्टी में मिल जाती है जब इन्हें अपने हेडक्वार्टर्स के सामने फायर क्रैकर लेड ट्रुथ बॉम्ब शो दिखता है। इन सब के पीछे सिस्टर सेज का दिमाग है। वो स्टारलाइट को लोगों के सामने ट्रोल कर रही है और उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। इसके बाद वो ए ट्रेन को उसके डायलॉग याद रखने के लिए बोलती है। फिर सेज फायर क्रैकर को कुछ देती है, स्टारलाइट को नीचा दिखाने के लिए। जैसे ही फायर क्रैकर अपने ऑल्ट सूप डींगे हाँकना शुरू करती है, एनी और उसकी टीम बच्चों को फायर क्रैकर और उसके पागलपन से बचाने के लिए यहाँ से हटा देते हैं। तभी यहाँ एमएम और फ्रेंची बुचर के साथ आते हैं। बुचर को देखकर एनी आग बबूला हो जाती है। एमएम बुचर का सपोर्ट करता है, इसलिए मजबूरन एनी को उसे टीम में शामिल करना पड़ता है। बुचर एनी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि फायर क्रैकर उससे इतनी नफरत क्यों करती है, बट एनी कुछ नहीं बताती। इसलिए बुचर डिसाइड करता है उसे कंपनी अकाउंट से 50,000 रुपए चाहिए ताकि अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। वहीं लैब में होमलैंडर साइंटिस्ट से अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बात कर रहा है। फ्रैंक ने कागज की बॉल खेलते हुए जॉन को जलाने की कोशिश की थी। उस इंसिडेंट ने होमलैंडर पर बहुत गहरा असर डाला था। इतने पहले की बात फ्रैंक को याद नहीं। वो कहता है वो बस अपना काम कर रहा था। होमलैंडर को फ्रैंक से अपना बदला लेना है। वो उसे उसी रूम में बंद कर देता है जैसे कभी जॉन को बंद किया गया था। फिर वो फ्रैंक को वैसी ही गर्मी में जला देता है जैसे कभी उसे जलाया गया था। दूसरी तरफ किमिको और ह्यूई एक तट पर पहुंचते हैं। किमिको को नहीं पता ये किससे मिलने आए हैं। उसे पता चलता है ह्यूई ने ए ट्रेन को बुलाया है। किमिको उसे देखकर बहुत हैरान है। ह्यूई को कंपाउंड वी चाहिए। ये सुनकर किमिको चौंक जाती है। ए ट्रेन बताता है सभी कंपाउंड वी होमलैंडर के घर में है, इसलिए उसे चुराना नामुमकिन है। वो ह्यूई का काम करने से मना कर देता है। तब ह्यूई ए ट्रेन को याद दिलाता है कि कैसे उसकी वजह से ह्यूई की गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी। वो बोलता है वी उसके लिए नहीं बल्कि उसके डैड के लिए चाहिए। वो उन्हें बचाना चाहता है। ह्यूई को लगता है ये ए ट्रेन के लिए एक मौका है अपने आप को सुधारने का। ह्यूई उसे यकीन दिलाता है एक बार वो कंपाउंड भी लाकर दे देगा तब उसे द बॉयज के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ए ट्रेन रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो चला जाता है। किमिको ह्यूई को समझाती है उसे अपने डैड को वी नहीं देना चाहिए। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी कुछ लोग इन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उधर फायर क्रैकर जब अपने प्रोग्राम में बिजी होती है, एमएम और बुचर उसकी वैनिटी वैन के पास आते हैं। बुचर ने पैसों से ड्रग्स खरीदी है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बुचर एमएम से वादा करवाता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो रायन को होमलैंडर से दूर ले जाएगा और उसे पालेगा। एमएम और बुचर इस डील पर बात कर ही रहे होते हैं, इनकी नज़र फायर क्रैकर पर जाती है। इसलिए ये डिसाइड करते हैं ये डिस्कशन ये बाद में कंटिन्यू करेंगे और आते हैं फायर क्रैकर के पास उसे याद दिलाने कि उसने एक नाबालिग के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाया था। बुचर फायर क्रैकर को धमकी देता है अगर वो सिस्टर सेज के प्लान्स रिवील नहीं करती तो वो उसकी वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर देगा, जिससे वॉट ने उसकी इमेज जो उनके रिलीजियस फॉलोअर के सामने बनाई है वो खतरे में पड़ सकती है। हैरत की बात है फायर क्रैकर खुद ही ट्वीट बटन दबा देती है।
यानी बुचर के पास अब कोई हथियार नहीं। इज़ेकियल अपने शो पर एनी के खिलाफ लोगों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। यहाँ फायर क्रैकर आती है। अपने आप को बचाने के लिए वो अपना गुनाह कबूल करती है और स्टारलाइट की तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देती है। वो उसे निशाना बनाते हुए कहती है कि उसने एक बार अपने रेस्क्यू मिशन में मासूम लोगों को अंधा कर दिया था। ये सभी कुछ स्टारलाइट सुन रही है। वो शर्मिंदा होकर कमरे में भाग जाती है। बुचर और एमएम स्टारलाइट हाउस लौट आए हैं। बुचर फ्रेंची को फायर क्रैकर के वैन की चाबी देता है और उसे इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। ए ट्रेन भी अपने काम में लग चुका है। वो होमलैंडर के कमरे में है। वो कंपाउंड भी ढूंढ लेता है। यहाँ एशली है। उसने ए ट्रेन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पता चलता है एशली भी होमलैंडर से अपना बदला लेने आई थी, पर अपने तरीके से। ये दोनों एक दूसरे का राज रिवील न करने का फैसला करते हैं और ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। लैब में होमलैंडर की नज़र अब मार्टी पर है। होमलैंडर रिवील करता है जब वो छोटा था तो मार्टी उस पर नज़र रखता था, जब वो रेड डोर वाले कमरे में बंद रहता था। जॉन को पता था कब मार्टी उसकी निगरानी कर रहा है और कब नहीं। एक बार जब जॉन अकेला होता है तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाता है। वो मास्टरपेट करता है, बट मार्टी उसे देख लेता है और उसका खूब मजाक बनाता है। जबकि मार्टी को ये सोचना चाहिए कि इस उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, ये नेचुरल है। मार्टी होमलैंडर से माफ़ी मांगता है, लेकिन होमलैंडर उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहता है मार्टी भी सेम चीज़ करे जो उस वक्त होमलैंडर ने किया था, वो भी सबके सामने। वो मार्टी को धमकी देता है, अगर वो नहीं करेगा तो वो अपनी लेज़र से उसे मार देगा। बूढ़े मार्टी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं। होमलैंडर अपनी लेज़र से उसे जख्मी कर देता है। तभी बारबरा आती है। वो होमलैंडर से बोलती है मार्टी को ख़त्म कर दे, उसे ऐसे टॉर्चर ना करे। इसके बाद होमलैंडर बारबरा से कहता है वो उसके साथ रेड डोर वाले कमरे में चले, उसे कुछ बात करनी है। वहीं किमुको को शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी की लड़की नजर आती है। वो समझ जाती है वो लड़की यहाँ अपने लोगों का बदला लेने आई है, जिन्हें किमुको ने गोदाम में मारा था। ह्यूई एक को मार देता है, जबकि किमुको उन सोल्जर से लड़ने लगती है। फिर किमुको फाइट रोक देती है ताकि उस लड़की से बात कर सके। रिवील होता है किमुको जब शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के लिए काम करती थी, उसे ट्रेनीज के साथ लड़ना होता था। ये लड़की उन ट्रेनीज में से एक थी जिसे किमुको ने वो निशान दिया। किमुको उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, लेकिन लगता है लड़की किमुको को माफ़ नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ फ्रेंची फायर क्रैकर की वैन में है। वो उसका सामान चेक कर रहा है। उसे यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो शॉक्ड है। ये इन्फॉर्मेशन एमएम तक पहुँचने से पहले ही फायर क्रैकर ने अपनी ऑडियंस और पूरी दुनिया को बता दी कि 6 महीने पहले एनी ने एक अबॉर्शन करवाया था। लगता है उसने एनी के मेडिकल फाइल्स तक एक्सेस कर ली है और उसने ये सब पब्लिक में बता दिया। क्रिश्चियन और कंजर्वेटिव लोग अबॉर्शन को मर्डर के बराबर समझते हैं और एनी ने बचपन से ही उनका सपोर्ट किया था। अब जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने एक झूठी स्टारलाइट को फॉलो किया है, वो उससे नफरत करने लगेंगे। अपने बारे में ये सब सुनकर एनी बहुत गुस्से में है। वो फायर क्रैकर से सीधा मुकाबला करने निकल पड़ती है। वो उसके सेट पर जाती है और उसे पीटने लगती है। पता चलता है ये सब सिस्टर सेज की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने चाहा था कि रेसिस्ट फायर क्रैकर को पीटा जाए। साथ ही उसने इंश्योर किया कि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो, ताकि ये फुटेज एनी की रेपुटेशन को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। और लगता है वो अपने दोनों ही मकसद में कामयाब हो गई। एमएम आकर एनी को ले जाता है। जब स्टेज पर ये सब ड्रामा हो रहा था, तब फ्रेंची को इज़ेकियल वैन में पकड़ लेता है। वो फ्रेंची को वैन से बाहर फेंक देता है। यहाँ बुचर आता है। इज़ेकियल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तब बुचर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उसके हाथ को जमा देता है और फिर उसे तोड़ देता है। इज़ेकियल अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है। वो बुचर का गला दबा रहा है। एक ब्लैकआउट होता है। जब बुचर होश में आता है तो देखता है इज़ेकियल के चीथड़े उड़ चुके हैं। यहाँ एमएम और एनी आते हैं। वो फ्रेंची को बचा लेते हैं। ये वैन की हालत देखकर हैरान हैं। इनके पास बुचर के कारनामे का कोई जवाब नहीं, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं।
इससे पहले कि कोई और परेशानी खड़ी हो जाए। अब हमें होमलैंडर को दिखाया जा रहा है, उसे अब बारबरा से बदला लेना है। पता चलता है कि बारबरा सबसे क्लेवर है। वो होमलैंडर को मैनिपुलेट करने लगती है। उसका कहना है वॉर्ड को पता था जॉन को सिर्फ फिजिकल ताकत से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया ताकि होमलैंडर में अप्रिसिएशन और प्यार डाल सके। होमलैंडर अपने आप को और बारबरा को समझाने की कोशिश करता है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया है, लेकिन बारबरा का कहना है ये उसकी पर्सनैलिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और वो इसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। होमलैंडर टॉपिक चेंज कर देता है और अपने बेटे रायन को पालने का प्लान बनाता है। उधर कॉलिन फ्रेंची के जख्मों पर दवा लगा रहा है। इतनी केयर देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो मान लेता है उसी ने कॉलिन की फैमिली को मारा था। कॉलिन ये सुनकर बहुत नाराज होता है और कहता है कि फ्रेंची उसके सामने कभी ना आए। वहीं डीप सेज से मिलने आया है। सेज के हाथ में ऑर्बिटोक्लास्ट है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। सेज का कहना है नॉर्मल लोगों का दिमाग 25 साल की उम्र में बढ़ना बंद हो जाता है, बट उसका बढ़ता रहता है। उसके दिल पर अगर कोई वार करेगा तो वो मर जाएगी, लेकिन उसके सिर पर वार करने से उसका दिमाग बढ़ेगा। सेज चाहती है डीप ये इंस्ट्रूमेंट उसकी आंख में घुसा दे ताकि वो अपने दिमाग को बंद करके नॉर्मल तरीके से कुछ देर रह सके। डीप सेज की रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। उधर ह्यूई देखता है विक्टोरिया एनी की फुटेज का इस्तेमाल करके उसे नीचा दिखाने में लगी है। यहाँ एनी पहुँचती है। पता चलता है प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सही थी और वो बच्चा ह्यूई का था। ये डिसीजन ह्यूई और एनी ने मिलकर लिया था, जबकि ऐसा करने से इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बच्चा पालने के लिए रेडी नहीं थे। ये एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान तो हो चुका है क्योंकि कंजर्वेटिव जनता इसको पोलिंग इशू के रूप में इस्तेमाल करेगी, जिससे सिंगर मुश्किल में आ सकता है। इसलिए वो एनी के साथ की गई डील तोड़ देता है। कहीं और ए ट्रेन ने कंपाउंड भी ह्यूई को दे दिया है। ये हाथ मिलाते हैं। ए ट्रेन चला जाता है। हम देखते हैं बुचर इन्हें देख रहा था। वो अंधेरे से बाहर आता है। वो ह्यूई को डांट रहा है क्योंकि वो दुश्मन से मिल गया है। ह्यूई कहता है कि वी उसके डैड के लिए है और वो थोड़ा सा बुचर को भी दे सकता है उसके कैंसर के लिए। बुचर बोलता है उसने कुछ महीने पहले फ्रेंची के स्टॉक से चुराया था। वी ने उसकी सिचुएशन और ख़राब कर दी है, इसलिए वो इसका यूज़ अपने डैड पर ना करे। ह्यूई हॉस्पिटल पहुंचता है। उसने बुचर का सजेशन मान लिया। वो अपने डैड को सूप में नहीं बदलता, लेकिन डेफनी अनजाने में वी को आईवी ड्रॉप में डाल देती है, जिससे उसके डैड जिंदा हो जाते हैं। अब तो ये बाद ही में पता चलेगा कि उसने जानबूझ के डाला था या फिर अनजाने में डाला था। उधर होमलैंडर बारबरा को ट्रॉमेटाइज करता है। वो रेड डोर के अंदर है। पूरा कमरा खून से लथपथ है। यहाँ वार्ड एम्प्लॉयज की लाशें हैं। होमलैंडर बारबरा को इस रूम में बंद करके मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। V752 एक्सपो जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और लगातार पॉप कल्चर कंजप्शन के ट्रेंड पर तंज कसता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU एक ऐसी फिल्म सीरीज है जो मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर बेस्ड है और लोगों में बहुत ही पॉपुलर है। इस इवेंट में V7 MCU जैसी फिल्म्स और पॉप कल्चर के ऊपर एक कमेंट्री करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे ये चीजें सोसाइटी पर असर डाल रही हैं। यहाँ द 7 के वफादार फैंस इकट्ठा हैं ताकि वॉट इंटरनेशनल के रिलीज होने वाली अपकमिंग मूवीज और टीवी शोज के बारे में लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा सकें। दूसरी तरफ ह्यूई के डैड को होश आ चुका है, बट उन्हें कुछ याद नहीं। वो डेफनी और ह्यूई को बताते हैं कि उनकी रिकवरी एक मिरेकल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी लाइफ वापस देने वाला मिरेकल कंपाउंड वी था, जो डेफनी ने ह्यूई की पॉकेट से निकाल कर अपने हस्बैंड के आईवी में डाल दिया था। वहीं सूप्स अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फायर क्रैकर एंटी अबॉर्शन प्रोपेगेंडा फैला रही है। जब से ये पब्लिक में रिवील हुआ है कि स्टारलाइट ने अबॉर्शन करवाया था, लोगों ने स्टारलाइट हाउस को बर्बाद कर दिया है। एनी देखती है फायर क्रैकर ने उस पर एक और इल्जाम लगा दिया है,
इज़ेबेल के मर्डर का, जिसे पिछले एपिसोड में बुचर ने मारा था। बट कैसे, ये रिवील नहीं हुआ। एमएम की बेटी जेनिन का अपने क्लासमेट के साथ झगड़ा हो गया है क्योंकि वो स्टूडेंट होमलैंडर की इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए झूठ बोल रहा था। असल में होमलैंडर अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करता है और जेनिन उसी का विरोध कर रही है। मॉनिक एमएम को वार्न करती है कि वो टॉड को उसके सूप ऑब्सेशन की वजह से पहले ही खो चुकी है और अब वो नहीं चाहती कि जेनिन के साथ भी वैसा ही हो। एमएम अपनी बेटी के लिए थोड़ा केयरफुल हो चुका है। उधर बुचर अपने पुराने CIA बडी जो कैसलर से एक पार्क में मिल रहा है ताकि होमलैंडर से रायन को बचाने का प्लान बना सके। बुचर रिवील करता है कि गडोल्किन यूनिवर्सिटी में लोगों ने एक वायरस बनाया है जो सूप्स या फिर उन्हें जिनमें कंपाउंड वी का एक भी ड्रॉप है मार सकता है। ये वायरस ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है लेकिन सूप्स की जान ले सकता है। जिस वक्त उसे इस वायरस के बारे में पता चला उसने गडोल्किन में घुसकर उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन तब तक वायरस गायब हो गया था। जेन वी के एंड में पता चलता है कि ये वायरस विक्टोरिया के पास है। जेन वी द बॉयज का स्पिन ऑफ सीरीज है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुचर का मानना है कि इन्हें उस वायरस को विक्टोरिया से चुराना होगा और फिर उसे इतना पावरफुल बनाना होगा कि वो होमलैंडर को मार सकें। इसके लिए बुचर एमएम से मिलता है और कहता है कि स्टैन एडगर के लिए माफीनामा ले आए। असल में बुचर और उसकी टीम को वायरस की लोकेशन पता लगानी थी। इसके लिए इन्हें स्टैन एडगर की जरूरत थी। सिर्फ वो ही है जो बता सकता है कि विक्टोरिया ने वायरस कहाँ छुपाया होगा। वहीं सिस्टर सेज शायद ए ट्रेन के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानती है, उसी ने फुटेज लीक की थी। वो फुटेज प्रूफ कर रही थी कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स राइड्स के दौरान वहां मौजूद नहीं थे। ए ट्रेन को पूरा यकीन है सेज को उसके बारे में सब पता है और उसे कभी भी मार सकती है। दूसरी तरफ स्टैन एडगर द बॉयज से हाथ मिलाने से हेजिटेट कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विक्टोरिया ने जोई को एक मॉन्स्टर बना दिया है, वो बुचर की टीम ज्वाइन कर लेता है। माफीनामे का यूज स्ट्रैटेजिकली किया गया है ताकि स्टैन एडगर को वापस गेम में लाया जा सके और उसे विक्टोरिया के अगेंस्ट यूज किया जा सके। उधर हॉस्पिटल में डेफ्ने और ह्यूई के डैड पास्ट को याद कर रहे हैं। डेफ्ने अपनी एंगेजमेंट रिंग ह्यूई को देती है ताकि वो एनी को प्रपोज कर सके। डेफ्ने माफी मांगती है कि उसने इन दोनों को छोड़ दिया था। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है। ह्यूई अपने डैड से बोलता है उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी उसे देने की बजाय उसकी मॉम को क्यों दी। वो बताते हैं ह्यूई बहुत इमोशनल है, इसलिए उसने सोचा सिर्फ डेफ्नी ही है जो थोड़ी ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक ह्यूई के डैड भूल जाते हैं कि डेफ्नी वॉशरूम गई है। ह्यूई महसूस करता है उनमें कंपाउंड वी के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। वहीं स्टैन एडगर द बॉयज को एक फार्म हाउस ले जाता है। हो सकता है विक्टोरिया यहाँ अपने सूप किलिंग वायरस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ सब बिखरा हुआ है और एक बनी को टेम्प वी इंजेक्ट किया जा रहा है। ये जब तक और छानबीन कर पाते यहाँ विक्टोरिया आ जाती है। वो इन्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी क्योंकि वो सोचती है कि द बॉयज ने उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और समीर जो इस वायरस पर काम करने वाला साइंटिस्ट है उसे किडनैप कर लिया। एडगर उसे यकीन दिलाता है कि बुचर और उसकी टीम इनोसेंट हैं और एडवाइस करता है कि विक्टोरिया इनके साथ मिलकर काम करे ताकि उसके सीक्रेट लैब में हुई मौतों की मिस्ट्री सॉल्व कर सके। उधर द डीप कैमरन कोलमैन से शिकायत कर रहा है कि उसने अपने चैनल पर क्यों दिखाया कि उसे क्राइम एनालिटिक हेड की पोस्ट से निकाल दिया गया है। कोलमैन का कहना है उसे बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा, यानी वो किसी एक का फेवर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वॉर टावर में एडम रायन को सुपर हीरो प्रोपेगेंडा एंटरटेनमेंट बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रायन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हैरानी की बात यह है कि होमलैंडर रायन को फोर्स करने की बजाय उससे कहता है कि उसका जो मन है वो करे। एडम को एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश करके होमलैंडर उससे अपनी सभी चीजें वापस करने के लिए मजबूर करता है ताकि रायन को समझ आए कि एडम नहीं सूप्स इंचार्ज हैं।
इस बात को और क्लियर करने के लिए होमलैंडर रायन को इनकरेज करता है कि वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट बोनी, जिसे एडम हरास कर रहा था, उसके लिए स्टैंड ले। रायन पहले तो एडम को ह्यूमिलिएट करता है और फिर बोनी से कहता है कि वो उसे जोरदार थप्पड़ मारे। एडम को उसकी सजा मिलती है, लेकिन हमें लगता है कि रायन के लिए होमलैंडर एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। उसे लगता है कि क्योंकि वो इंचार्ज है, वो बिना सोचे समझे वॉयलेंस कर सकता है। वहीं फार्म हाउस में एडगर और विक्टोरिया के बीच एक आर्गुमेंट होती है कि कैसे एडगर ने उसे पाला पोसा और विक्टोरिया जोई को कैसे बड़ा करना चाहती है। एमएम बुचर से पूछता है कि वो क्या करेंगे जब उन्हें वायरस मिल जाएगा। बुचर कहता है कि एनी अपनी पावर से विक्टोरिया को अंधा कर देगी और तब बुचर उसमें वायरस इंजेक्ट करके उसे मार देगा, इससे पहले कि वो किसी का सिर ब्लास्ट करे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि फायर क्रैकर के साथ हुए झगड़े में एनी अपनी पावर्स खो चुकी है। तभी बुचर को एक आवाज आती है। ये तबेले में जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि मुर्गियों में सुपर पावर्स आ गई है। ये लोगों के सीने को एक्सप्लोड कर सकती हैं और ये बुलेट प्रूफ हैं। बुचर को लगता है विक्टोरिया ने जानबूझकर इन्हें इस खतरनाक सिचुएशन में डाला ताकि वो इन मुर्गियों के हाथ मारे जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास विक्टोरिया के खिलाफ है वो लीक ना हो सके। इस बात पर विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और रिवील करती है कि बुचर ने उससे एक डील की थी, जिसमें उसने प्रॉमिस किया था कि अगर विक्टोरिया रायन की सेफ्टी इंश्योर करेगी तो वो उसके खिलाफ सभी काले चिट्टों को डिलीट कर देगा। ये सुनकर कोई बुचर का यकीन नहीं कर रहा। वो कहता है उसने ऐसी डील का जिक्र किया तो था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया। एमएम सबको याद दिलाता है कि इन्हें यहाँ एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है और इन्हें आर्ग्यूमेंट को अभी साइड में रखना चाहिए। दूसरी तरफ एशले के अब खराब दिन आ गए हैं। जब से सबको पता चला है उसकी पोजीशन ले ली गई है, कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा क्योंकि एशली के पास अब कोई अथॉरिटी नहीं है। वहीं वॉर्ड में सिस्टर सेज और फायर क्रैकर की दुश्मनी बढ़ गई है। फायर क्रैकर रियलाइज करती है कि सेज ने जानबूझकर उसे एनी से पिटवाया। ये पूरा सेज का प्लान था। फायर क्रैकर गुस्से में सेज को वार्न करती है कि उसको लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वरना उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उधर फार्म के दूसरी तरफ जाते वक्त विक्टोरिया और एनी के बीच छोटी सी लड़ाई होती है क्योंकि विक्टोरिया उसे टीज कर रही थी कि वो अब पहली जितनी काम और कंपोज नहीं रही, जो अब उसकी पावर्स को इफेक्ट कर रहा है। रास्ते में बुचर को एक बनी दिखता है जिसमें टेम्प वी और शायद कंपाउंड वी इंजेक्ट किया गया था। उसमें टेंटिकल्स ग्रो हो रहे हैं। ये एक मेजर हिंट है बुचर के फ्यूचर के बारे में। बुचर अपनी सच्चाई को मानना नहीं चाहता, इसलिए वो बनी को मार देता है, जबकि ए ट्रेन एशले से फेवर मांगता है या ये कहें इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करता है। इन्हें एक दूसरे का राज पता है, इसलिए ए ट्रेन चाहता है कि एशले सिस्टर सेज को कंफ्यूज करने में उसकी हेल्प करे। एशले जो डरपोक है, ए ट्रेन की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करना चाहती, लेकिन ए ट्रेन धमकी देता है कि अगर एशले उसकी मदद नहीं करती तो वो सब इलीगल चीजें लीक कर देगा जो एशली ने की हैं, जिस वजह से एशली एक मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाती है। हॉस्पिटल में ह्यूई के डैड अपने वार्ड में नहीं हैं। ह्यूई और डेफनी उन्हें ढूंढते हैं। ये देखते हैं उन्होंने किसी का दिल निकाल लिया है और वो दीवार के आर पार हो सकते हैं। इवन उनकी प्रेजेंट मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं और उनका गुस्सा डेफनी के फैमिली छोड़ने की मेमोरी पर अटका है। ह्यूई ये भी रियलाइज करता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और उसे अपने डैड को मारना होगा। कुछ पल के लिए ह्यूई के डैड की याददाश्त वापस आ जाती है और वो शॉक्ड हैं कि उन्होंने ये क्या किया। ह्यूई किसी तरह उन्हें हमेशा के लिए सुला देता है, प्रूव करते हुए कि उनका बेटा अब मैच्योर हो चुका है। उधर फ्रेंची अपने गुनाहों के बारे में सोच रहा है और एनी से बोलता है उसे हमेशा के लिए श्राप मिलना चाहिए। तभी इन पर सूप बनी शीप्स अटैक करती हैं। ये शीप्स आसमान में उड़ उड़ कर हमला कर रही हैं। सब लोग एक बार्न में घुस जाते हैं। ये देखते हैं यहाँ समीर छुपा है। साइंटिस्ट समीर बताता है कि उसने और उसके कलीग्स ने एक बनी को भी इंजेक्ट किया था
ताकि ये देख सके कि सूप किलिंग वायरस एनिमल पर क्या असर डालता है। फिर बनी भाग गया और वी पानी में जाकर मिल गया, जिसकी वजह से सभी एनिमल्स ऐसे बन गए। समीर बताता है कि अब सिर्फ एक डोज सूप किलिंग वायरस की बची है। एमएम सजेस्ट करता है कि इन्हें वायरस को एक डेड साइंटिस्ट में इंजेक्ट कर देना चाहिए। एनिमल्स डेड बॉडी को खा लेंगे, वायरस उनके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा और वो मर जाएंगे। बुचर का आइडिया है ये अपना चांस ले और वायरस के साथ भाग जाएं, क्योंकि वायरस बहुत कीमती है। बहुत आर्ग्यू करने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि प्लान ए पे चलें, यानी वायरस को सूप एनिमल्स पर यूज करके उन्हें मार दें। ये काम कर जाता है और एनिमल्स मर जाते हैं। बुचर, एनी, किमिको, फ्रेंची, एमएम और स्टैन एडगर जिंदा निकल आते हैं, लेकिन समीर मिसिंग है। सिर्फ उसका एक पैर मिलता है। स्टैन एडगर वायरस डिलीवर नहीं कर पाता, इसलिए उसका माफीनामा कैंसिल हो जाता है और उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। रास्ते में विक्टोरिया उसे छुड़ा लेती है। होमलैंडर और सेज जिस गद्दार को ढूंढ रहे हैं वो मिल गया है। वो है कोलमैन, जिसने फुटेज लीक की थी। सेवन उसे मार देती है। हमें तो पता है उसने फुटेज लीक नहीं की थी। ये एशली है जिसने कोलमैन को फ्रेम किया और ए ट्रेन को बचा लिया। फ्रेंची जो इतनी गिल्ट में है, कॉलिन की फैमिली के मर्डर और अपने दूसरे क्राइम्स के लिए खुद को अरेस्ट करवा लेता है। वहीं रिवील होता है कि बुचर ने समीर के पैर काट दिए थे ताकि ऐसा लगे कि वो मर चुका है। बुचर समीर को टॉर्चर कर रहा है ताकि उससे और सूप वायरस बनवा सके। उसे बस एक डोज चाहिए, जो होमलैंडर को खत्म करने के लिए काफी है। बुचर उसे एक हफ्ते का वक्त देता है। वो कैसलर से कहता है कि वो समीर पर नजर रखे कि वो सोए ना। उधर ह्यूई, डेफनी, एनी, एमएम और किमिको ह्यूई के डैड की याद में मेड इन हैटन घूमने आए हैं, क्योंकि वो उनकी फेवरेट मूवी थी। यहाँ ह्यूई अपने डैड की राख रास्ते पर फैलाता है। तभी एक लड़का आता है। वो स्टारलाइट के खिलाफ है। वो एनी को अब्यूज करने लगता है। परेशान होकर ह्यूई उस लड़के का सामना करता है और एनी का सपोर्ट करता है। इससे पता चलता है ह्यूई एनी के लिए कितना प्रोटेक्टिव है। बाद में किमिको फ्रेंची से मिलने जेल जाती है, लेकिन वो मिलने से मना कर देता है। असल में फ्रेंची को बहुत ज़्यादा पछतावा है, इसलिए वो सबसे दूर रहना चाहता है, जबकि किमिको उसकी हेल्प करना चाहती है। उधर फायर क्रैकर को कैमरन कोलमैन का शो मिल गया है। जैसा कि हमें पता है, पिछले सीजन में एशली ने ए ट्रेन को बचाने के लिए कोलमैन को फंसा दिया था कि उसने फुटेज चुराकर स्टारलाइट को दे दी। फायर क्रैकर बता रही है कि वो हॉलीडेज के लिए गया है। फिर वो न्यूज़ कवर करती है। ये न्यूज़ एमएम देख रहा है। वो टीवी बंद कर देता है। उसके पास ए ट्रेन का फ़ोन आता है। वो बहुत घबराया हुआ है। वो बताता है सेवन ने कोलमैन को मार डाला। उसे डर है कहीं उसका राज न खुल जाए और वो उसे भी न मार दें। वो ये भी बताता है होमलैंडर सूप आर्मी बनाने का प्लान कर रहा है और पूरे अमेरिका को टेक ओवर करना चाहता है। ये प्लान वो टेक नाइट की पार्टी में डिस्कस करेगा, जहां कई ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी होंगे। द बॉयज को उनका प्लान जानना है। साथ ही एमएम को प्रूफ चाहिए जिससे वो होमलैंडर का पर्दाफाश कर सके। एनी को लगता है इसमें बुचर इनकी हेल्प कर सकता है, यानी वो इनको पार्टी में एंट्री दिला सकता है। बट इन्हें पता नहीं वो कहाँ गायब है, इसलिए पार्टी में ह्यूई अपना भेष बदल कर जाएगा। वो वेब वीवर बनेगा। इसलिए एमएम वेब वीवर से मिलने जाता है। वो नशे में धुत है। पता चलता है वेब वीवर का कैरेक्टर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, बट वो अपना जाल अपनी टेलबोन से निकालता है। आपको याद होगा मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अमेरिका शावेज भी स्पाइडरमैन का नाम सुन के कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचती है कि वो भी एक असली स्पाइडरमैन की तरह अपनी तशरीफ से वेब शूट करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएम वेब वीवर की कॉस्ट्यूम चुरा लेता है। वहीं पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया है। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, होमलैंडर, रायन, विक्टोरिया, साथ ही द सेवन के सूप्स भी गेस्ट बनकर आए हैं। यहाँ एशले भी है। उसे टेक नाइट ने पर्सनली इनवाइट किया है। पार्टी में मौजूद टेक नाइट सोचता है कि वो होमलैंडर के साथ टीम अप करे, लेकिन होमलैंडर उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखने को कहता है, जबकि फायर क्रैकर टेक नाइट को मक्खन लगा रही है।
और टेक नाइट अपनी अमीरी का दिखावा कर रहा है। वो फायर क्रैकर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उससे अपनी फैमिली के रेसिस्ट पास्ट के बारे में बता रहा है और ए ट्रेन को पोक कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूई वेब वीवर के कपड़े पहनकर रेडी है, यानी वो सच में पार्टी में जाएगा, वो भी भेस बदलकर। उसके कपड़ों से वेब वीवर की बहुत तेज स्मेल आ रही है। ये उसे क्लीन नहीं कर सकते, वरना टेक नाइट ह्यूई को पहचान लेगा। ह्यूई का काम है रूम्स में बग्स लगाना, साथ ही टेक नाइट को इसी जगह लाना ताकि एमएम, एनी और किमिको उससे सेज और होमलैंडर के बारे में जानकारी उगलवा सकें कि वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ह्यूई पार्टी में एंटर करता है और कुछ बग्स प्लांट कर देता है, लेकिन फिर टेक उसे अपने टेक केव में आने के लिए इनवाइट करता है। वो मना तो कर नहीं सकता, उसे डर भी लग रहा है। वो पूरे सीन को डिस्क्राइब या कहें हिंट देते हुए चल रहा है ताकि एमएम उसे ट्रैक कर सके। ये लिफ्ट से नीचे जाते हैं। यहाँ एक कमरा है, इसमें टेक का बटलर है जो बचपन से उसका ख्याल रखता आया है, और एक लड़का है जो बंधा है। यानी टेक नाइट का कैरेक्टर बैटमैन से इंस्पायर्ड है, बट ये उसका बिगड़ा हुआ वर्जन है। दोनों की सुपर पावर्स पैसे और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं। बंधा हुआ लड़का लेडियो बैटमैन के रॉबिन का रूप है। लेडियो टेक नाइट का साइड किक है और टेक केव में प्रिजनर की तरह रहता है क्योंकि उसने टेक नाइट को धोखा दिया था। टेक चाहता है वेब वीवर उसका साइड किक बनने के लिए ऑडिशन दे। ह्यूई को मजबूरन देना पड़ता है। बाद में ह्यूई को भी बांध दिया जाता है। असल में इन्हें तो यही लग रहा है वो वेब वीवर है। यहाँ एशले आती है। ये ह्यूई को परेशान कर रहे हैं। उससे कहा जाता है अगर वो सीक्रेट वर्ड बता देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, बट उसे तो नहीं पता क्योंकि वो असली वेब वीवर है ही नहीं। पार्टी में सेज और होमलैंडर विक्टोरिया को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने को एक्सपोज करे कि वो भी उनके जैसी है, मतलब गद्दार, ताकि इनकी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। वॉर टावर में ब्लैक नॉयर का एक्टर द डीप से अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है और द सेवन छोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन द डीप उसे रुकने के लिए कन्विंस कर लेता है। कहता है वॉयलेंस इज पावर। वहीं एनी परेशान हो रही है क्योंकि ह्यूई का सिग्नल नहीं मिल रहा। उसे पता नहीं चल पा रहा कि वो ठीक है या नहीं। इसलिए एनी एमएम और किमिको से रिक्वेस्ट करती है कि वो ह्यूई का वेट करने की बजाय उसे बचाने चलें। एमएम और किमिको सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं और मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी में विक्टोरिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बकवास सुनकर थक चुकी है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपना सिर फोड़ ले। फिर वो सेज के पास आती है। सेज कहती है बहुत छोटी उम्र में वो कैंसर का क्योर ढूंढ सकती थी और अपनी दादी को बचा सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी नहीं सुनी और उस पर हंसने लगे। उसे अपनी दादी को दर्द में देखना पड़ा और फिर मरते हुए भी। उस दिन से सिस्टर सेज ने डिसाइड किया कि वो इंसानों की हेल्प करने के बजाय उन पर रूल करेगी। वो चाहती है विक्टोरिया दुनिया को उसकी नजरों से देखे। होमलैंडर को इनसे बात करनी है। फायर क्रैकर इनके बीच चल रही कॉन्वर्जेशन में एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर सेज उससे उसकी लिमिट्स में रहने को बोलती है क्योंकि उसकी सोच और समझ इतनी डेवलप नहीं है। फायर क्रैकर नाराज होकर वहां से चली जाती है और द बॉयज इससे पहले कि ह्यूई तक पहुंचते, टेक नाइट को पता चल जाता है कि असल में ह्यूई वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहनकर प्रिटेंड कर रहा है। एक्चुअली वो इनके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसे शक हो गया और उसने ह्यूई का मास्क उतार दिया। टेक नाइट का इरादा है कि वो ह्यूई का एक हिस्सा काटकर होमलैंडर को गिफ्ट करे एज अ ट्रॉफी, ताकि वो उसके गुड बुक्स में शामिल हो जाए। यहाँ एमएम और किमुको आ गए हैं। ये लाइब्रेरी जा रहे हैं। वहीं से टेक केव में जाने का रास्ता है। जब ये लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, यहाँ सिस्टर सेज बैठी है। वो सबको अलर्ट करने के लिए अलार्म बजाने की कोशिश करती है। एमएम को मजबूरन उसके सिर में गोली मारनी पड़ती है। इससे एमएम को हार्ट अटैक आ जाता है। वो बेहोश हो गया है। किमिको को आइडिया आता है। वो फौरन ए ट्रेन को बुलाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एमएम को हॉस्पिटल ले जाए उसकी बेटी की खातिर। ए ट्रेन पहले तो हेजिटेट करता है, बट बाद में एमएम को हॉस्पिटल छोड़ आता है, जहां एक छोटा लड़का उसे देखकर खुश है, जिससे ए ट्रेन को भी खुशी का एहसास होता है। इसी बीच हम एक चीज नोट करते हैं।
लाइब्रेरी में सेज गायब थी। जब वहां ए ट्रेन आता है, यानी उसे होश आ चुका है। उधर एनी फायर क्रैकर से टकराती है। एनी अपने पास्ट एक्शंस के लिए उससे माफी मांग रही है, पर वो मौका देकर फायर क्रैकर को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है। फिर एनी किमिको से मिलती है और ह्यूई को बचाने निकलती है। वहीं सिस्टर सेज होमलैंडर, विक्टोरिया और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग ज्वाइन करती है। रिवील होता है कि क्योंकि सेज का ब्रेन रीजनरेट हो रहा है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए होमलैंडर डिसाइड करता है कि वो खुद ही कॉन्वर्सेशन लीड करेगा। जैसा कि हमें पता है, होमलैंडर एक नंबर का इडियट है और उसे नहीं पता कि देश कैसे चलता है। वो रॉबर्ट सिंगर, जो प्रेसिडेंट है, उसे यूजलेस बोलता है और रूम में मौजूद लोगों को 25th अमेंडमेंट लागू करने को कहता है, जो उसे सिग्निफिकेंट पावर देगा। विक्टोरिया सिचुएशन को कंट्रोल करती है और लोगों को स्ट्रॉन्ग स्पीच से इम्प्रेस करती है और कहती है देश की बागडोर सूप्स के हाथों में होनी चाहिए। ये सब ह्यूई के डिवाइसेस पर रिकॉर्ड हो जाता है जो उसने प्लांट किए थे। खैर, एनी और किमिको टेक्नाइट को बांध देते हैं और उसे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो अपने और सिस्टर सेज के साथ हुए कॉन्वर्सेशंस की डिटेल बता दे। लेकिन टेक्नाइट को दर्द से मजा आता है, इसलिए टॉर्चर उस पर काम नहीं करता। लेडियो अपने आप को फ्री करता है और दिखाता है टेक्नाइट को सच में टॉर्चर करने का बस एक ही तरीका है, उसके बैंक अकाउंट्स। ये उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं उन चैरिटीज को जिसे टेक पसंद नहीं करता, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर। आखिर में टेक की हिम्मत टूट जाती है। वो रिवील करता है कि पूरे यूएस में उसके कई पर्सनल जेल्स हैं। होमलैंडर के खिलाफ जो भी होगा उन्हें वो उस जेल में डाल देगा। तभी टेक्नाइट का बटलर आ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो टेक्नाइट को मार डालेगा और सुसाइड जैसा दिखाएगा। लेडियो वहीं रुकता है बटलर की हेल्प करने के लिए और ह्यूई, किमिको और एनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर निकल जाते हैं। हम एक और स्पाइडरमैन जोक देखते हैं जब बटलर रिवील करता है कि टेक्नाइट का सीक्रेट वर्ड जेंडिया है। जो एक्ट्रेस एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी में थी, उसका नाम जेंडिया है। हॉस्पिटल में एमएम को पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक आया था। डॉक्टर उससे बोलती है वो अपने काम से कुछ दिनों का ब्रेक ले ले क्योंकि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा। उधर किमिको फिर से फ्रेंची से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी किमिको का सामना करने के लिए रेडी नहीं है। पार्टी के बाद होमलैंडर फायर क्रैकर से पूछता है कि उस रात वो कहाँ थी। वो बताती है कि एनी वहाँ थी और टेक मर चुका है। इन्हें यकीन हो चुका है कोलमैन ने इनके सीक्रेट्स लीक नहीं किए। साथ ही ये भी पता चलता है वो होमलैंडर के लिए मैडिलिन स्टिलवेल यानी मॉम का रोल प्ले करेगी। यानी फायर क्रैकर ने सेज को नीचा दिखाने के लिए क्या दांव खेला है। दूसरी तरफ द बॉयज के हेडक्वार्टर्स में ह्यूई और एनी विक्टोरिया की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जो उसने स्पीच दी थी। बाद में ह्यूई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और एनी के सामने टूट जाता है क्योंकि हाल में जो चीजें उस पर गुजरी हैं उस पर उसका बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है। फार्म में बुचर कुछ सोचने लगता है। वो ऊपर आ जाता है, उसे खांसी हो रही है। वो ब्लैक कॉफ करता है, साथ ही बेका से बात कर रहा है। हमें पता है वो सिर्फ उसके दिमाग में एग्जिस्ट कर रही है। बेका बोलती है वो गलत रास्ते पर जा रहा है अगर उसे लगता है कि वायरस सब ठीक कर देगा। बुचर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है ये कहकर कि वो जो कर रहा है अच्छे के लिए है। तभी केस्लर आता है। वो बोलता है नॉर्मल लाइफ उसे सूट नहीं करती जब से वो वॉर से वापस आया। वो कहता है कि वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो लोगों को टॉर्चर करना और उन्हें चीखते हुए देखना चाहता था। केस्लर को लगता है वो ये सब बोलकर बुचर के अंदर के जानवर को जगा देगा। बुचर समीर को वही बेसिक चीजें डिलीवर करता है जो उसे सूप किलिंग वायरस का नया बैच बनाने के लिए चाहिए। समीर बुचर को वार्न करता है कि अगर वायरस स्ट्रॉन्ग बन गया तो ये हवा में फैल सकता है और सभी सूप्स को खत्म कर सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ होमलैंडर को मारने के लिए बनाई गई डोज पूरे सूप्स कम्युनिटी के लिए खतरा बन सकती है। इससे स्टारलाइट, किमिको, यहाँ तक कि रायन भी मारे जा सकते हैं। बेका बुचर को इस प्लान को आगे बढ़ाने से रोकती है, जबकि केस्लर बुचर को प्लान पर स्टिक रहने के लिए कहता है क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल सब सूप्स को मारना है।
जब ये सब बुचर के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, केस्लर बेका को चुप रहने के लिए कहता है। बुचर की दुनिया पूरी चेंज हो जाती है जब पता चलता है केस्लर उसका हैलुसिनेशन रूप है। केस्लर उस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मर चुका था जिसका वो बार बार जिक्र करता है। बुचर ने केस्लर को बचाया नहीं और वो समझ रहा था केस्लर सूप्स को मारने में उसका साथ दे रहा है, जबकि एक्चुअल में बुचर अपने आप से बात कर रहा था और वो सब काम कर रहा था जो उसे लगता था केस्लर उसके लिए कर रहा है। केस्लर कहता है कि उसने इज़ेगिल को मारा, यानी कंपाउंड वी और टेम्प वी का जो मिक्सचर उसकी बॉडी में दौड़ रहा है, ये उसकी वजह से हुआ। बुचर इससे शॉक्ड है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि वो अपनी इस साइकी के इस पार्ट को एम्ब्रेस करेगा या रिजेक्ट करेगा। राइन्स, जो एक शो में हिस्सा ले रहा है, ये शो अमेरिकन एजुकेशनल चिल्ड्रंस टेलीविजन सीरीज से इंस्पायर है जिसका नाम सेसमे स्ट्रीट है। रायन को टीवी पर लाइव बड़ी बड़ी गलत बातें बोलने को कहा गया है। उसे इससे परेशानी हो रही है। वो डायरेक्टर से बोलता है, क्या ऐसा बोलना सही है? मतलब क्या ये स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं? डायरेक्टर बताता है ऐसे बोलने के लिए होमलैंडर ने कहा है, इसलिए ये स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए रायन शो छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। वहीं वॉच टावर में सिस्टर सेज को पता चलता है कि उसकी पोजीशन अब फायर क्रैकर ने ले ली है। होमलैंडर उस पर ध्यान देने की बजाय पार्टी में घुस आए द बॉयज टीम के बारे में बात करना शुरू कर देता है और बताता है कि टेक नाइट के घर पर उन्होंने इनकी सारी प्लानिंग सुन ली थी। वैसे होमलैंडर ये भी बोलता है कि शायद टेक नाइट अब जिंदा ना हो, यानी अब तक ये क्लियर नहीं है कि एलिजा और लेडिलो ने उसे सच में मारा है या नहीं। होमलैंडर अब बुचर और उसकी टीम को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन सिस्टर सेज उसे रोकती है। फिर वो अपना प्लान बताने की कोशिश करती है, लेकिन होमलैंडर और फायर क्रैकर उसे चुप करा देते हैं। वो उसे सिर्फ इस बात पर ध्यान देने को कहते हैं कि जो शूटर रॉबर्ट सिंगर को प्रेसिडेंट की ओथ लेते वक्त मारने वाला है, वो अपना काम सही से करे। जबकि होमलैंडर और फायर क्रैकर उस इंसान का पता लगाएंगे जिन्होंने फुटेज लीक की थी, क्योंकि इन्हें मालूम है कैमेरन कोलमैन कसूरवार नहीं था। वहीं द डीप अपने ऑक्टोपस के साथ है। उसके पास सेज का मैसेज आता है, वो उसे बुला रही है। द डीप फौरन चला जाता है। दूसरी तरफ एनी को पता चलता है कि उसकी माँ को बाइबल स्टडी ग्रुप से निकाल दिया गया है क्योंकि एनी ने अबॉर्शन करवाया था। उसकी माँ का कहना है जो लड़कियां स्टारलाइट को फॉलो करती हैं वो भी ऐसे ही कदम उठाएंगी। साथ ही एनी को ये भी मालूम होता है कि ह्यूई ने स्टारलाइट का सूट संभाल कर रखा है। ये बात एनी को ऑब्वियसली अपसेट करती है। ह्यूई समझाता है उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि अगर एनी को कभी उसे पहनना हो तो उसे अफसोस ना हो कि उसने फेंक क्यों दिया। फिर ये दोनों मैच्योर तरीके से बच्चे के बारे में बात करते हैं कि क्यों एनी स्टारलाइट के पर्सोना से दूर रहना चाहती है। वो बताती है वो इस खौफनाक दुनिया में बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। ये दुनिया रहने लायक नहीं है। ह्यूई समझाता है ये धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच ए ट्रेन सिस्टर सेज पर नजर रख रहा है। असल में सेज शूटर से मिलने आई है जो रॉबर्ट सिंगर यानी प्रेसिडेंट का काम तमाम करेगा। ए ट्रेन चुपके से उनकी तस्वीरें खींच रहा है। फिर वो इन फोटोज को एमएम को भेज देता है। हम देखते हैं बुचर द बॉयज के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया है। वो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार सच बोलकर बात शुरू करता है। वो द बॉयज को बताता है कि समीर जिंदा है और उसने उसे कैद कर लिया है। वो समीर को सूप किलिंग वायरस बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, बट समीर को ये नहीं पता कि वायरस को इतना पावरफुल कैसे बनाए कि वो होमलैंडर को मार सके, लेकिन इससे किसी और सूप की जान न जाए। हमें दिखाया जाता है बुचर ने फ्रेंची को छुड़ा लिया है और उसका प्लान है कि फ्रेंची और समीर मिलकर वायरस बनाएं। जैसा कि हमें पता है फ्रेंची इस काम में माहिर है। वो पहले भी अपनी काबिलियत से ट्रांसलूसेंट को मार चुका है। एमएम किमिको से कहता है कि वो फ्रेंची के साथ जाए और ध्यान दे कि वायरस सही से बनाया जाए, जबकि बुचर, एनी और ह्यूई रॉबर्ट सिंगर को शूट करने वाले आदमी को ढूंढेंगे। एनी को बुचर के साथ काम नहीं करना, लेकिन एमएम ने पूरी बागडोर बुचर के हवाले कर दी है, इसलिए एनी को न चाहते हुए भी उसके साथ काम करना पड़ेगा। असल में एमएम को अपनी फैमिली से मिलना है,
इसलिए वो इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। उधर रायन घर आता है, पूरा कमरा गिफ्ट से भरा है। असल में क्रिसमस आने वाला है। रायन एक गिफ्ट देखता है, उसे डाउट है ये बुचर ने भेजा है। वो उसे खोलता है और देखता है इसमें बुचर और बेका की फोटो है। रायन अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है। एमएम घर पर है तभी मोनिक आती है। एमएम उसे बेलिस की 2 टिकट्स देता है और कुछ पैसे भी, ताकि वो जेनिन को लेकर यहाँ से चली जाए। यहाँ का माहौल बिगड़ने वाला है। वो चाहता है उसकी फैमिली सेफ रहे। मोनिक को लगता है एमएम को भी इनके साथ चलना चाहिए, लेकिन वो बताता है उसे अभी बहुत काम करने हैं। मोनिक के काफी फोर्स करने पर वो मान जाता है। मोनिक बोलती है वो एयरपोर्ट पर उसका वेट करेगी। वहीं वॉट टावर में एशले रो रही है। उसे एहसास है उसकी वजह से कोलमैन मारा गया। यहाँ ए ट्रेन आता है। वो एशली का शुक्रगुजार है कि उसने सारा इल्जाम कोलमैन पर डालकर उसकी जान बचा ली। लेकिन एशली अपनी जिंदगी में परेशानियों से घिरी है। वो वॉट छोड़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ इंसान हैवान बन जाते हैं। उसे लगता है वो ए ट्रेन को बचाने के लिए कुछ और प्लान कर सकती थी, बट उसने कोलमैन को मरवा डाला। वो यहाँ से भाग जाना चाहती है। वो ये भी चाहती है ए ट्रेन उसके साथ आए। ए ट्रेन एशली को समझाता है उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि वो नशे में है और उसकी वजह से ये फंस सकते हैं। फिर ए ट्रेन एशली को बिना कुछ बताए द बॉयज को मॉनिटर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे पता है द बॉयज असासिन को ढूंढ रहे हैं जो प्रेसिडेंट को मारेगा। दूसरी तरफ बुचर, एनी और ह्यूई को शूटर का पता चल गया है। ये उसे पकड़ने आए हैं। ये तीनों उसे घेरने के लिए अलग अलग दरवाजे से जाएंगे। अंदर जाने से पहले बुचर की तबीयत खराब लग रही है। उसे कैसलर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमें पता है कैसलर बुचर की इमेजिनेशन है। वो बुचर को टॉन्ट कर रहा है कि उसे सूप की इतनी फिक्र कब से हो गई। फिर वो मेव, बेका और रायन के बारे में भी बोलता है। बुचर अपना काम जारी रखता है। ये असासिन के घर में एंटर करते हैं। यहाँ कोई नहीं है। ये जब घर की तलाशी लेते हैं, इन्हें वो फाइल मिलती है जो सिस्टर स्टेज ने असासिन को दी थी। तभी इन्हें एक आवाज आती है। ये देखते हैं एक लड़की अलमारी में बंद है। उसे मारा पीटा गया है। वो इन पर चाकू से हमला करती है और भागने लगती है। ह्यूई का हाथ कट गया है। पता चलता है वो औरत असल में असासिन है और एक शेप शिफ्टर सूप भी है। यानी वो अपना रूप बदल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी स्किन उतारनी होगी या कहें नोचनी होगी। वो ऐसा करना शुरू करती है। सब जगह खून, उसकी स्किन फैली हुई है। अगर वो ज्यादा देर तक अपना रूप नहीं बदलती तो उसकी स्किन में जलन होने लगती है। द बॉयज उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो गायब हो जाती है। बुचर बोलता है ऐसे सूप मर्डर मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस है। यानी सेज ने क्या अपना दिमाग लगाया है। इसके बाद बुचर और एनी असासिन के रूम में फाइल्स लेने जाते हैं, जबकि ह्यूई हॉस्पिटल के लिए निकलता है। वहीं ए ट्रेन जो छुपकर इन्हें देख रहा है, पता चलता है एमएम इनके साथ नहीं है। वो उसके घर जाता है। वो देखता है एमएम अपनी फैमिली के साथ बेलिस भागने की तैयारी कर रहा है। एमएम सोचता है अगर वो रुक भी जाए और सूप्स का सामना करे तो भी ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। ए ट्रेन समझाता है कि अगर एमएम सोचता है कि होमलैंडर की गुस्से की आग सेंट्रल अमेरिका तक नहीं पहुंचेगी, यानी जहां एमएम जा रहा है, तो उसका ऐसा सोचना गलत है। उधर फ्रेंची और किमिको समीर की हेल्प करने पुरानी लैब पहुंचते हैं, जहां वो वायरस बना रहा है। समीर बताता है वो वायरस नहीं बना पा रहा, इसलिए फ्रेंची उसे एडवाइस देता है कि उसे किस कंपाउंड का यूज करना चाहिए। समीर उसे फॉलो कर रहा है। यहाँ किमिको फ्रेंची से अपने पास्ट के बारे में बात करती है। किमिको बताती है जब वो शाइनिंग स्टार लिबरेशन आर्मी में थी, उसे अपनी ही उम्र की लड़कियों को मारने पर मजबूर किया गया, ये कहकर कि वो इन्हें ट्रेनिंग दे रही है। इस एक्सपीरियंस का उस पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो अपनी आवाज खो बैठी। फ्रेंची समझ जाता है कि किमिको अपने पास्ट से उभरने की कोशिश कर रही है और फ्रेंची खुद अपने पास्ट को भूलना चाहता है। किमिको को लगता है इन्हें अकेले दर्द झेलने की जरूरत नहीं, ये मिलकर अपने पास्ट से लड़ेंगे। इस दौरान फ्रेंची का प्लान है जब समीर वायरस बना लेगा तब वो उसे आज़ाद कर देगा। इन्हें पता है बुचर को ये प्लान पसंद नहीं आएगा।
वॉर टावर में होमलैंडर वेब वीवर को मार डालता है क्योंकि जाने अनजाने उसने द बॉयज की हेल्प की थी। आपको याद होगा ह्यूई वेब वीवर का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में घुस गया था। खैर फायर क्रैकर इस खूनी हादसे को देखकर डर जाती है क्योंकि उसे अब एहसास है कि जिसके पीछे वो पड़ी है वो एक संकी है। दूसरी तरफ द डीप और उसके ऑक्टोपस के बीच झगड़ा हो गया है। ऑक्टोपस को लगता है द डीप उसे धोखा दे रहा है और उसका सेज के साथ रिलेशन है, इसलिए द डीप उसे मार देता है। इस इंसिडेंट की वजह से डीप के नेचर में चेंज आता है। वो एक डंप और इडियट से एक मर्डरर बन गया है। वो होमलैंडर से बोलता है वो जिसे मारने के लिए बोलेगा डीप उसे मार देगा। और अगर होमलैंडर की बात करें तो वो वॉर रूम की ग्लास टेबल पे एक क्रैक नोटिस करता है और उस क्रैक के रिफ्लेक्शन में अपनी स्टैचू देखता है। ऐसा लग रहा है उसे एहसास है कि उसने अब तक जितने कत्ल किए वो असल में उसकी हेल्प नहीं कर रहे। वहीं हम देखते हैं ह्यूई हॉस्पिटल के बहाने से विक्टोरिया से मिलने आया है। वो चाहता है विक्टोरिया प्रेसिडेंट को मारने का प्लान कैंसिल कर दे ताकि यूएस से एक तानाशाह स्टेट न बन पाए जिस पर बेसिकली होमलैंडर रूल करने वाला है। वो ये भी बताता है कि होमलैंडर अपने खिलाफ होने वाले लोगों को नजरबंद कर देगा। ऐसा लगता है विक्टोरिया को इस जेल के बारे में अभी पता चल रहा है, लेकिन वो बुरी तरह फंसी हुई है कि उसके लिए अब बाहर निकलना नामुमकिन है। ह्यूई उसे यकीन दिलाता है कि अभी देर नहीं हुई और ये मिलकर होमलैंडर को रोक सकते हैं। लेकिन ह्यूई की बातों का विक्टोरिया पर कोई असर नहीं होता। उधर एनी को नहीं पता ह्यूई विक्टोरिया से मिलने गया है, इसलिए वो परेशान है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो बोलकर गया था वो हॉस्पिटल जा रहा है। एनी बुचर को बोलती है उसे डर लग रहा है। ये देखते हैं द डीप और ब्लैक नॉयर इनके हेडक्वार्टर्स में घुस आए हैं। इन चारों के बीच जमकर फाइट होती है। जैसे ही द डीप एनी को खत्म करने वाला था, एन मौके पर यहाँ ए ट्रेन और एमएम हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। यानी ए ट्रेन ने अपनी बातों से एमएम को कन्विंस कर लिया है कि वो अपनी फैमिली के साथ बेलिस भागने की बजाय जंग में इनके साथ रहे जो यहाँ होने वाली है। ये दोनों डीप और नॉयर को बेहोश कर देते हैं। ए ट्रेन वापस वॉर टावर आता है और इस बार वो एशली से कहता है कि उसके साथ भाग चले। लेकिन अब क्योंकि एशली ने शराब छोड़ दी है, वो ए ट्रेन से बोलती है कि वो अकेला ही चला जाए क्योंकि उसे पता है आज़ादी से जीना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो ए ट्रेन को ये भी बोलती है वो जाने से पहले अपनी चिप निकाल ले ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। इस बीच बुचर एनी और एमएम एक बार में रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि इनके हेडक्वार्टर में सूप्स घुस आए हैं, यानी वहां रहना इनके लिए सेफ नहीं है। एमएम के पास मोनिक का फोन आता है। वो एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही है। एमएम बताता है वो उनके साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर मोनिक उससे नाराज है, जबकि एनी बुचर से कैसलर के बारे में पूछ रही है क्योंकि उसने उसे बड़बड़ाते हुए सुना था। लेकिन बुचर अनजान बन जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता सबको पता चले कि वो अपने आप से बात करता है। वॉर टावर में होमलैंडर बहुत ज्यादा दुखी है कि ए ट्रेन ने उसका यकीन तोड़ा। फायर क्रैकर बताती है कि उसने अपनी चिप निकाल दी है। सेज आती है। उसका कहना है उसे पहले से ही पता था कि ए ट्रेन ही गद्दार है, उसी ने फुटेज लीक की थी। वो आगे बोलती है दरअसल वो ए ट्रेन का इस्तेमाल बुचर और उसकी टीम तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कर रही थी। सेज होमलैंडर और फायर क्रैकर का मजाक उड़ाती है कि इन्होंने वेब वीवर को लीकर समझा और उसे मार डाला। गलती मानने की बजाय होमलैंडर सेज को कहता है कि वो जहां से आई है वहां वापस चली जाए, अपने उस छोटे से कमरे में, यानी वो उसे 7 से निकाल रहा है। सिस्टर सेज होमलैंडर को याद दिलाती है कि बिना उसके वो सिर्फ एक मर्डरर बनकर रहेगा। वो आगे कहती है होमलैंडर ने उसे हायर किया क्योंकि वो उन लोगों से परेशान हो गया था जो बिना सोचे समझे उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, चाहे होमलैंडर गलत ही क्यों ना हो। उसने एक गलती की और होमलैंडर ने उसे फायर क्रैकर से रिप्लेस कर दिया, जो कि बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। सेज स्ट्रैटेजिकली अपनी क्वीन मेव थीम नोटबुक वहां छोड़ देती है ताकि होमलैंडर उसकी ऑब्जर्वेशंस और नोट्स को देखकर उसी रास्ते को फॉलो करे, भले ही वो वहां न हो, उसे गाइड करने के लिए।
जैसे ही सेज बाहर निकलती है, पता चलता है कि वो ब्लैक नॉय और द डीप दोनों के साथ रिलेशनशिप में थी। उधर लैब में एक गड़बड़ हो गई है। फ्रेंची जो सोच रहा था समीर को आजाद कर देगा, वो प्लान बैकफायर हो जाता है। समीर बोलता है उसका वायरस रेडी है और वो उसे किमिको को लगा देता है और फिर भाग जाता है। फ्रेंची के पास कोई चारा नहीं बचता, वो किमिको की टांग काट देता है ताकि वायरस उसकी बॉडी में न फैल सके। किमिको बच जाती है और अब इनके पास एक कटी हुई टांग है जो सूप किलिंग वायरस से भरी है। लेकिन ये वायरस अब भी होमलैंडर को मारने के लिए काफी पावरफुल नहीं है। इसलिए एमएम फ्रेंची से कहता है कि वो इस पर काम करता रहे। वहीं रायन एक और सेसेमे स्ट्रीट इंस्पायर्ड शो में है। वो यहाँ स्क्रिप्ट से हटकर बात करता है कि इस शो में जो बोला जा रहा है सब झूठ है। वो कहता है फैमिली दुश्मन नहीं होती। वो ये भी बोलता है उसे अपनी मॉम की याद आ रही है। ये शो बुचर देख रहा है। उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद रायन अब भी होमलैंडर को छोड़कर उसके साथ आ सकता है। वो जैसे ही खड़ा होता है गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। उधर एनी और ह्यूई घर पर हैं। एनी स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे दिखा रही है। ये दोनों हमबिस्तर होते हैं। ह्यूई के सोने के बाद एनी लॉकर से लैपटॉप निकालती है। पता चलता है ये असल में एनी है ही नहीं जो ह्यूई के साथ है, बल्कि ये शेप शिफ्टिंग सूप असासिन है। जब बुचर एमएम और एनी नॉयर और डीप के साथ लड़ाई के बाद बार में थे, तब शेप शिफ्टर एक फैन बनकर एनी के करीब आई और उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। जब एनी रेस्टरूम गई तब शेप शिफ्टर ने उसे किडनैप कर लिया और एक पुराने घर में कैद कर दिया। एनी चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी डबल गैंगर ने ह्यूई के लॉकर से सारा डेटा चुरा लिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि शेप शिफ्टर ने अब तक एनी को क्यों नहीं मारा, तो जैसे पहले बताया गया था, शेप शिफ्टर एक ही इंसान बने रहने पर जलने लगते हैं। इसलिए उसे एनी का या उसके डीएनए का एक्सेस चाहिए ताकि वो अपनी स्किन फ्रेश रख सकें। ए ट्रेन के बायोपिक कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि ए ट्रेन ने 7 को धोखा दिया था और अपनी चिप निकालकर कहीं भाग गया है। वॉट अपनी तरफ से एक मैसेज चला रही है, #AllLivesMatter। आज इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं। एमएम को वायरस की टेंशन है कि फ्रेंची उसे बनाने में और कितना टाइम लेगा, कि इससे वो सूप्स का सफाया करेंगे। एमएम ह्यूई को मैसेज करता है कि इन्हें जल्द से जल्द शिफ्टर का पता लगाना होगा। सिंगर जैसे ही प्रेसिडेंट बनेगा शिफ्टर उसे मार देगा। तभी एनी आती है जो बेसिकली शिफ्टर ही है, मगर ह्यूई को नहीं पता। शिफ्टर ने बहुत ही प्यारा गाउन पहना हुआ है। वो ह्यूई को शादी के लिए प्रपोज करती है। असल में वो असासिन के बारे में उसे जानने से रोक रही है। शिफ्टर की नज़र अपनी उंगलियों पर जाती है। उसकी स्किन उतर रही है, यानी उसे रिचार्ज होने की ज़रूरत है। जैसा कि हमें पता है, शेप शिफ्टर को अपनी फेक आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए ओरिजिनल इंसान से एनर्जी और डेटा निकालते रहना पड़ता है। वहीं बुचर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन हैं। केस्लर उससे कहता है कि बुचर उसे अपनी जगह दे दे ताकि ये सूप्स को मार सकें, जैसे इजिगल को मारा था, इससे पहले कि उसकी बॉडी में फैला कैंसर उसे खत्म कर दे। बुचर मना कर देता है। तभी मैलरी उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ होमलैंडर अपने बुढ़ापे से परेशान है। वो रायन का सामान टेबल पर बिखरा हुआ देखता है। वो जैसे ही उसे रखने के लिए बैग उठाता है, इसमें बुचर और बेका की फोटो है। इसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूरा कमरा अपनी लेजर से जला देता है। यहाँ रायन आता है। होमलैंडर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रायन यहाँ से भाग जाता है। उधर शेप शिफ्टर एनी से मिलने आई है। शिफ्टर एनी की यादों को एक्सेस करती है, जो ह्यूई को बेवकूफ बनाने में हेल्प कर रही है, जब तक वो प्रेसिडेंट सिंगर को मार नहीं देती। जैसा कि शेप शिफ्टर के पास एनी की यादें आ गई हैं, वो एनी के दोगलेपन के बारे में उसे बताती है। साथ ही वो ये भी बोलती है लगातार आइडेंटिटीज चेंज करने की वजह से उसका दिमाग अनस्टेबल हो गया है। उसने जितने भी लोगों की आइडेंटिटीज ली हैं, उनकी यादें और क्वालिटीज उसके दिमाग में घूम रही हैं।
एनी उसे मारना चाहती है बट उसकी पावर्स काम नहीं कर रही क्योंकि वो अपनी असली पहचान को लेकर स्ट्रगल कर रही है। वहीं बुचर के पास ह्यूई का फोन आता है। वो बुचर को लेकर बहुत परेशान था। असल में ह्यूई ने बुचर को बहुत बार फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। ह्यूई बोलता है इलेक्शन का रिजल्ट आने ही वाला है, उसे बुचर की जरूरत है। बुचर कहता है ह्यूई उसकी तरफ से द बॉय से माफी मांग ले, शायद उसे पछतावा है। फिर बुचर बाय बोलकर फोन रख देता है। उधर होमलैंडर और विक्टोरिया फायर क्रैकर के शो पर लाइव हैं। यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। हमें पता चलता है होमलैंडर और फायर क्रैकर ने विक्टोरिया के लिए एक ट्रैप सेट किया है। होमलैंडर इस मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया पर प्रेशर डालता है कि वो एडमिट करे कि वो एक सूप है, लेकिन वो नहीं मानती। होमलैंडर अपनी लेजर से उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो भी एक सूप है। होमलैंडर विक्टोरिया को धमकी देता है कि उसके पास इनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे होमलैंडर की सभी बातें माननी पड़ेंगी। विक्टोरिया का कहना है अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती की तो उसे होमलैंडर की आधी कंपनी और देश के लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर होमलैंडर थोड़ा हैरान है। वो एशली को ऑर्डर देता है कि इनकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जिन्हें इनके राज पता है, उनकी लिस्ट बनाए और होमलैंडर को दे। स्पीकर कॉलहेन इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करता है। रॉबर्ट सिंगर अब यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाला है, जबकि विक्टोरिया वाइस प्रेसिडेंट। एमएम परेशान है, अभी तक वायरस नहीं बना, इसलिए वो ह्यूई को फिर से फोन करता है कि वो विक्टोरिया के खिलाफ सबूत रेडी रखे। ह्यूई लैपटॉप निकालता है जिसमें विक्टोरिया के खिलाफ सबूत हैं, ताकि उसके काले चिट्ठों को पब्लिक कर सके। ह्यूई को लगता है अगर सब कुछ लोगों के सामने आया तो विक्टोरिया इन्हें खत्म कर देगी। वो जैसे ही लैपटॉप खोलता है, देखता है सारा डेटा गायब है। फेक एनी ने वो पहले ही डिलीट कर दिया था। फेक एनी भी घर आ गई है। वो ह्यूई को परेशान देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। एमएम बोलता है इनके पास बस एक ही रास्ता है, यानी इन्हें सिंगर को बचाना होगा। वो ह्यूई से बोलता है वो एनी को लेकर पहुंचे, वो लोकेशन भेज रहा है। वहीं सिंगर पब्लिक से फ्री और फेयर इलेक्शन की मांग करता है। एक्चुअली इन्हें वोट मांगने से पहले अपनी पहचान बतानी होती है, लेकिन विक्टोरिया ने अपना सच छुपाया। वो कहता है अगर विक्टोरिया वाइस प्रेसिडेंट बनी तो उसे सिंगर को मारना होगा। हम देखते हैं रायन बुचर से मिलने आया है। ग्रेस रायन के सामने होमलैंडर की सारी सच्चाई रखती है और उससे होमलैंडर के खिलाफ लड़ने के तरीके सीखने के लिए कहती है। रायन घबरा जाता है। ग्रेस रिवील करती है कि अगर रायन नहीं मानता तो वो उसे किडनैप कर लेगी। एक्चुअली ये एक असली हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक कंटेनमेंट यूनिट है, जहां रायन जैसे सूप्स को बंद किया जाता है। ग्रेस का प्लान है कि रायन को पकड़ लिया जाए, उसे होमलैंडर का दुश्मन बनाया जाए और फिर उसका इस्तेमाल होमलैंडर को मारने के लिए किया जाए। रायन होमलैंडर को मारने से मना कर देता है और वो ग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहता। तब बुचर उसे समझाने की कोशिश करता है। ग्रेस रायन को होमलैंडर और बेका के बारे में भी सच बता देती है। उम्मीद है कि इससे रायन को होमलैंडर के खिलाफ गुस्सा दिला सके, लेकिन रायन ग्रेस को दूर फेंक देता है। दीवार से सिर टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रायन भाग जाता है। कैसलर बुचर के पास आता है। बुचर को समझ आ गया है अब उसे क्या करना है। वहीं एशले ने होमलैंडर को सभी एम्प्लॉयज के नाम हैंडओवर कर दिए हैं। फायर क्रैकर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। होमलैंडर उसे अपने से दूर बैठा देता है। फिर वो द डीप और नॉयर को ऑर्डर देता है कि ये सभी एम्प्लॉयज को मार दें जिनका भी नाम लिस्ट में है, क्योंकि उन्हें वार्ड के काले चिट्ठों का पता है। होमलैंडर चाहता है कोई भी इनके खिलाफ न जा सके, आखिर उसे देश पर हुकूमत जो करनी है। मजे की बात यह है कि डीप ने सजेस्ट किया कि एशली को भी मार देना चाहिए, क्योंकि वार्ड टावर में सूप्स के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन एशली के पास है। होमलैंडर ने इस खून खराबे को ग्रीन लाइट दे दी है। ये बातें बाहर खड़ी एशली सुन रही थी। वो घबरा जाती है और फौरन होमलैंडर के कमरे में आती है। उसने अपने में कंपाउंड भी इंजेक्ट कर लिया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस सीजन में हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट नहीं देख पाते।
और ये भी नहीं पता चलता कि क्या वो वॉर्ड के खून खराबे से बच गई है। उधर एमएम सिंगर को बंकर में ले आया है। उसका मानना है यहाँ उस पर अटैक होने के कोई चांसेस नहीं। यहाँ ह्यूई, एनी और किमिको भी हैं रॉबर्ट सिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि फ्रेंची पीछे रह जाता है ताकि वायरस विक्टोरिया को मारने लायक बना सके। बंकर में किसी को ये नहीं पता असासिन एनी के रूप में यहाँ मौजूद है सिंगर के इतने पास। अचानक ह्यूई को एनी पर शक होता है कि वो शेप शिफ्टर है। वो फौरन एमएम को अलर्ट करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेक एनी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और मिलिट्री को आसानी से मार गिराती है। सिर्फ किमिको ही उसका सामना कर पाती है। द बॉयज सिंगर को एक और सिक्योर जगह ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन फेक एनी किमिको को भी मार देती है। इसी बीच रियल एनी खुद को आज़ाद कर लेती है और कहीं से बंकर में पहुंच जाती है। वो शेप शिफ्टर को मार गिराती है, यानी सिंगर की जान बच गई है। वहीं विक्टोरिया होमलैंडर को कॉल करती है। वो भड़क रही है कि सिंगर जिंदा है और उसका असासिन फेल हो गया। उसे होमलैंडर के प्लान्स पर डाउट हो रहा है। विक्टोरिया को अपनी टीम में बनाए रखने के लिए होमलैंडर धमकी देता है कि अगर विक्टोरिया पीछे हटी तो वो जोई को मार डालेगा। विक्टोरिया रियलाइज करती है कि वो एक पागल इंसान का साथ देकर गलत कर रही है। उसे ह्यूई की बात याद आती है, इसलिए वो ह्यूई से हेल्प मांगती है ताकि वो और उसकी बेटी सेफ जगह पहुंच सकें। ह्यूई विक्टोरिया पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन उसे लगता है कि विक्टोरिया सच बोल रही है। इसलिए वो द बॉयज को मनाने की कोशिश करता है कि ये विक्टोरिया से हाथ मिला लें और होमलैंडर को हराने के लिए एक नया प्लान बनाएं। एमएम होशियारी से कदम उठाना चाहता है और वो फ्रेंची से कहता है कि अगर विक्टोरिया ने कोई चाल चली तो वो उसे वायरस इंजेक्ट कर दे। ये लोग विक्टोरिया का वेट कर रहे हैं। फ्रेंची और किमिको ऑफिशियली कपल बन जाते हैं और एनी और ह्यूई अपने कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स को डील करते हैं, जो ह्यूई के डबल गैंगर के साथ होने की वजह से क्रिएट हुई। इस बीच वॉर्ट में द डीप, फायर क्रैकर और नॉयर सभी एम्प्लॉयज को मार देते हैं, लेकिन एशले इन्हें कहीं नहीं मिल रही। उधर द बॉयज के ठिकाने पर विक्टोरिया अपनी बेटी के साथ आ चुकी है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तभी बुचर की एंट्री होती है। पता चलता है बुचर ने कैसलर को अपनी बॉडी पर कब्जा करने दिया है। कंपाउंड वी और टेम्प वी के कॉम्बिनेशन ने उसे एक सूप बना दिया जो अपने सीने से टेंटिकल्स शूट कर सकता है, और वो इन नई पावर्स का यूज करके विक्टोरिया को मार देता है। जोई बेहोश हो जाती है पर मरती नहीं। बुचर सूप किलिंग वायरस से भरा डार्ट उठाता है और वहां से निकल जाता है, इस इरादे से कि वो आज होमलैंडर को अपने हाथों से मारेगा। विक्टोरिया की मौत की खबर न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई है। होमलैंडर न्यूज़ देख रहा है। सिस्टर सेज वापस आती है और होमलैंडर को बताती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसके प्लान का हिस्सा था। रॉबर्ट सिंगर का एक वीडियो लीक होता है जिसमें वो विक्टोरिया को मारने की बात कर रहा है, और इसके बाद सिंगर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सेज होमलैंडर को सर्व करने के लिए रेडी है। वो फेज 2 का प्लान रिवील करती है। विक्टोरिया के मरने के बाद स्पीकर कॉलहन को यूएस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है जिसमें होमलैंडर सूप्स की आर्मी को लीड करेगा जो स्टार लाइटर्स को पकड़ेगी। वो द बॉयज और बाकी होमलैंडर के दुश्मनों के पीछे पड़ जाते हैं। होमलैंडर असल में यूएस का प्रेसिडेंट बन गया है, जहां कॉलहन उसका पपेट है। होमलैंडर अपना पहला कदम उठाता है। वो द बॉयज को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एमएम, किमिको, फ्रेंची, ह्यूई और एनी देश से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें होमलैंडर के सूप्स रोक लेते हैं, जिसमें हमें जेनवी शो की केट, सैम, लव सॉसेज और सिंडी को दिखाया जाता है। सिंडी और दूसरे अथॉरिटीज ह्यूई को अरेस्ट कर लेती है, जबकि एनी अपनी पावर्स का यूज करके उड़ जाती है, कैप्टन मार्वल की तरह। किमिको को अपनी आवाज़ वापस मिल जाती है। उसने पहले बताया था कि वो शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के ट्रॉमा की वजह से बोल नहीं पा रही थी। अब ऐसा लग रहा है फ्रेंची को खोने के डर ने उसे फिर से बोलने पर मजबूर कर दिया। जोई को रेड रिवर ग्रुप होम भेजा जाता है, जो विक्टोरिया के बचपन का ऑर्फेनेज था। आखिरी सीन में हम सोल्जर बॉय को देखते हैं, जो होमलैंडर का डैड है।
वो जिंदा है और एक चेंबर में है। प्रेसिडेंट कॉलिन होमलैंडर को उसे दिखाने ले जाता है। हमने सीजन 3 में देखा था मैलोरी और प्रेसिडेंट ने सोल्जर बॉय को सबसे छुपा कर रखा था, और अब जब प्रेसिडेंट और मैलोरी की मौत हो चुकी है और होमलैंडर का पपेट प्रेसिडेंट बन गया है, तो अब ये राज नहीं रहा। होमलैंडर भले ही सोल्जर बॉय को दोबारा जिंदा करना चाहता है, लेकिन अगर सोल्जर बॉय को थोड़ा सा भी याद होगा तो शायद वो अपने बेटे होमलैंडर से बदला लेने की कोशिश करेगा। देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होगा। इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा वेट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।